हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इकोनॉमिक ज्योग्राफी की। इससे पहले हमारी 10 यूनिट कंप्लीट हो चुकी हैं ज्योग्राफी की। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो पहले उन क्लासेस को आपको देखना है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी देखिए, ये अगर ज्योग्राफी में देखा जाए तो सबसे बड़ी यूनिट है, क्योंकि इसमें देखिए रिसोर्सेज आते हैं। इसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं? रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं। इसके साथ साथ हम एग्रीकल्चर ज्योग्राफी इसी में पढ़ेंगे। ठीक है, एग्रीकल्चर के साथ हम यहाँ पर इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे, इंडस्ट्री। ठीक है, इसके साथ साथ हम यहाँ पर ट्रेड भी पढ़ेंगे। ठीक है, इसके साथ हम यहाँ ट्रांसपोर्ट भी पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, यहाँ पर कम्युनिकेशन भी आ जाता है। तो ये इसलिए सबसे बड़ी यूनिट बन जाती है। ठीक है, तो एक एक कर कर यहाँ पर टॉपिक वाइज हम देख लेते हैं। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी। अब देखिए, यहाँ पर हमने लिखा हुआ अभी ये सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है जैसे। ठीक है, पहले हम सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी देखेंगे। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टनरी, ठीक है, क्वेनरी। इनसे भी सवाल अब पूछे जाते हैं फोर्थ और फिफ्थ से। पहले क्या है, 3 सेक्टर ही थे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। अब 2 और हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे रिसोर्सेस, संसाधन। फिर एग्रीकल्चर ज्योग्राफी इसी का पार्ट है, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन और ट्रेड। जैसा कि हमने अभी बताया है कि ये सबसे बड़ी यूनिट है। ठीक है जी, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमीज देखिए किसको बोलते हैं। ठीक है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमीज जैसे चाइना है, ठीक है, या सोवियत ब्लॉक की जो कंट्रीज़ हैं वो क्या है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमीज़ हैं। इनको सेकंड वर्ल्ड भी बोला जाता है। ये चीज़ें ध्यान रखनी है, फैक्चुअल क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, डेवलपिंग नेशंस को क्या बोलते हैं, थर्ड वर्ल्ड नेशन बोलते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट वर्ल्ड नेशन जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, सेकंड वर्ल्ड उनको बोलते हैं जैसे चाइना हो गया या सोवियत ब्लॉक की कंट्री जो सेंट्रली प्लान्ड हैं। थर्ड वर्ल्ड नेशन डेवलपिंग कंट्रीज़ को बोलते हैं, डेवलपिंग नेशन को। फोर्थ वर्ल्ड उनको बोलते हैं जो एबोरिजिनल मूल निवासी हैं किसी भी देश के। ये हमने किस में पढ़ा है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी में आपको बताया था। फोर्थ वर्ल्ड किसको बोलते हैं? ठीक है, याद रखना है चारों वर्ल्ड, फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड एंड फोर्थ वर्ल्ड। क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछे जाते हैं, फोर्थ वर्ल्ड किससे रिलेटेड है। ठीक है जी, रेड कॉलर जॉब्स। अब देखिए यहाँ पर आपको हम रेड कॉलर, ब्लू कॉलर, पिंक कॉलर, वाइट कॉलर और गोल्ड कॉलर जॉब के बारे में बता देते हैं। रेड कॉलर जॉब की अगर बात करें तो रेड कॉलर में कौन आएंगे, जो प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं जैसे खेतों में। ठीक है, वो किस में आ जाएंगे, रेड कॉलर जॉब में। ठीक है, ब्लू कॉलर जो किसी फैक्ट्री इंडस्ट्री में काम करते हैं, सेकेंडरी सेक्टर में काम करते हैं, वो ब्लू कॉलर वर्कर्स आ जाएंगे। इम्पोर्टेंट बात है, कॉमर्शियल एग्रीकल्चर किस में आ जाती है, सेकेंडरी सेक्टर में। अब कैसे, मान लीजिए कोई खेत है, ठीक है, खेत के साथ साथ लाइव स्टॉक का काम भी है। यहाँ पर देखिए मुर्गी पालन, बकरी, ठीक है, कुछ साथ में जानवर भी पाल रखे हैं। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर क्या है, एक सेटअप भी लगा रखा है मशीन का भी। तो इसलिए कमर्शियल जो एग्रीकल्चर है यहाँ सेकेंडरी सेक्टर में मानी जाती है। पिंक कॉलर जॉब ये क्या है, टर्शियरी सेक्टर में जो काम करते हैं, चाहे वो बार्बर हो, ब्यूटिशियन हो, टेलर हो, ये सब आ जाते हैं पिंक कॉलर वर्कर्स में। ठीक है, टर्शियरी सेक्टर। वाइट कॉलर जॉब ये क्या है, क्वार्टनरी सेक्टर में, जैसे ऑफिस हुआ, स्कूल, होटल्स, थिएटर्स, इनमें जो जॉब होती हैं वो वाइट कॉलर जॉब होती हैं। ठीक है, आप भी मेहनत कर रहे हो, पढ़ रहे हो, किसके लिए, वाइट कॉलर जॉब के लिए। ठीक है, अब आपको रेड कॉलर वर्कर्स तो बनना नहीं है। अगर बनना होता तो आप यहाँ नहीं पढ़ रहे होते, खेतों में काम कर रहे होते। ब्लू कॉलर जॉब, ठीक है, आपको किसी इंडस्ट्री फैक्ट्री में काम नहीं करना है। पिंक कॉलर किसी के बाल नहीं काटने हैं, किसी की मसाज नहीं करनी है, किसी के कपड़े नहीं सिलने हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाना है, ऑफिस में रहना है। ठीक है, तो आप वाइट कॉलर जॉब के लिए
काम कर रहे हो, ठीक है, क्वाटरनरी सेक्टर। एंड गोल्ड कॉलर वर्कर्स, ये क्वीनरी एक्टिविटीज़ जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या टॉप मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट और प्राइवेट किसी भी सेक्टर में, तो टॉप लेवल के चीफ एग्जीक्यूटिव या टॉप मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव हैं, सीईओ वगैरह किसी बड़ी कंपनी के, वो गोल्ड कॉलर वर्कर्स हैं। पांचों याद कर लेना है, ठीक है, रेड, ब्लू, पिंक, वाइट एंड गोल्ड, ठीक। कंजम्पशन का मतलब याद रखना है, छोटी छोटी बातें याद रखनी होती हैं। कंजम्पशन जैसे कोई गुड्स आपने खरीदी, गुड्स और सर्विसेज, जो उसका फाइनल या डायरेक्ट यूज़ कर रहा है, फाइनल यूज़ वाला वो उपभोक्ता है, ठीक है। कस्टमर और कंज्यूमर में अंतर होता है, कस्टमर एंड कंज्यूमर। कस्टमर वो होता है जो कुछ भी चीज़ खरीद ले, वो कस्टमर, लेकिन जो उसका उपभोग कर रहा है, उसका यूज़ कर रहा है, वो कंज्यूमर है, ठीक है। हिस्ट्री टाइम से रिलेटेड है, इस टेम्पोरल है, एंड ज्योग्राफी प्लेस से रिलेटेड है, इसलिए स्पेशियल बोलते हैं, ठीक है। स्पेशियल वेरिएबल क्या होता है, एनी फिनोमिना हुज डिस्ट्रीब्यूशन डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, बताया है। स्पेशियल किससे रिलेटेड है, प्लेस से रिलेटेड है, बस इतना याद रखना है। पॉलिटिकल इकोनॉमी क्या है, पॉलिटिकल इकोनॉमी रेफर्स टू द इम्पैक्ट ऑफ पब्लिक पॉलिसी और गवर्नमेंट प्रोग्राम, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी पर इम्पैक्ट डालें, कोई भी पब्लिक पॉलिसी या गवर्नमेंट प्रोग्राम, वो पॉलिटिकल इकोनॉमी में आते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेशियल इंटरेक्शन रेफर्स टू द मूवमेंट प्रोसेस डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द फ्लोज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड पीपल ओवर स्पेस, ये याद रखना है। ज्योग्राफी में स्पेस की बात होती है, लोकेशन की बात होती है, किसी एरिया, किसी रीजन, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना है, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पर, आप देखिए प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट, ये हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, बार बार पढ़ रहे हैं, तो ये प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट जी के जिफ के द्वारा दिया गया, याद रखना है। जी के जिफ ह्यूमन बिहेवियर एंड प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट, ठीक है, ये ध्यान रखना है। जी के जिफ किससे रिलेटेड है, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट से। एडवर्ड उलमैन, इन्होंने क्या है, स्पेशियल इंटरेक्शन का मॉडल दिया, सजेस्टेड दैट स्पेशियल इंटरेक्शन टू ओकर द इम्पैक्ट ऑफ 3 इंटर रिलेटेड कंडीशंस, 3 क्या बताई, कॉम्प्लीमेंटेरिटी, इंटरवीनिंग अपॉर्चुनिटी एंड ट्रांसफरेबिलिटी। कॉम्प्लीमेंटेरिटी का मतलब है कि मान लीजिए रेफर टू द नीड फॉर अ डिमांड एंड सप्लाई रिलेशनशिप टू एग्जिट प्रायर टू एनी मूवमेंट अकरिंग बिटवीन प्लेसेस, ठीक है। किसी भी चीज़ का कोई कॉम्प्लीमेंट होना, तो कॉम्प्लीमेंटेरिटी की बात की। इंटरवीनिंग अपॉर्चुनिटी एंड ट्रांसफरेबिलिटी रेफर्स द टाइम एंड कॉस्ट फैक्टर ऑफ मूवमेंट, ये तीनों याद रखना है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंटेरिटी, इंटरवीनिंग अपॉर्चुनिटी एंड ट्रांसफरेबिलिटी किसने बताया, एडवर्ड उलमैन ने। एडवर्ड उलमैन ने द रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड बेसिस फॉर इंटरेक्शन, ये लिखा, ठीक है, ये बुक लिखी, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। जहाँ ट्रांसपोर्टेशन वर्ड आ जाए, एडवर्ड उलमैन का नाम जरूर आता है, ठीक है। डडले सीयर्स ने क्या बताया, कोई भी कंट्री डेवलप्ड या डेवलपिंग तब तक नहीं हो सकती जब तक उस देश से गरीबी, बेरोजगारी, ठीक है, और जो सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वलिटी है जो अफेक्ट करती है पॉपुलेशन को, वो कम ना हो जाए, तो किसी भी देश को डेवलपिंग और डेवलप्ड नहीं बोल सकते। ये किसने बोला, डडले सीयर्स ने। सोशल डिस्पैरिटी, जैसे कुछ लोग अमीर हैं कुछ गरीब हैं, तो सोशल डिस्पैरिटी होगी। रीजनल डिस्पैरिटी, इसमें रिसोर्सेज किसी कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड रिसोर्सेज की भरमार है, वहीं झारखंड हरियाणा और पंजाब, यहाँ रिसोर्सेज देखने को नहीं मिलेंगे, यहाँ एग्रीकल्चर ज़्यादा है, ठीक है। तो ये रीजनल डिस्पैरिटी है। सोशल डिस्पैरिटी, कोई अमीर कोई गरीब, किसी के पास ज़्यादा पैसा किसी के पास कम। स्लेव ट्रेड 1700 से लेकर अर्ली 18 तक स्लेव ट्रेड रहा। J.S. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल ने एक बुक लिखी, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी किसने लिखी, J.S. मिल ने, ठीक है। मर्केंटलिज्म में क्या होता है, एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है, इंपोर्ट कम होता है, ये ध्यान रखना है। बुक को याद रखना, J.S. मिल की प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। प्रीमिटिव इकोनॉमिक एक्टिविटी, देखिए प्रीमिटिव जो
पुराने समय में जीवन निर्वाह के लिए करते थे, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर या सबसिस्टेंस फार्मिंग, वो प्रिमिटिव इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी। सिमांग ट्राइब कहाँ देखने को मिलती है? मलेशिया में, मलाया पेनिनसुला में। चिवेंटे एंड चमायूरा ट्राइब ये ब्राज़ील में। लैपलैंडर्स या सामी या लैप्स, ठीक है, काफ़ी नाम है इसके, लैप्स भी है, सामी भी है, ये मिलते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इसके साथ साथ रसिया के कुछ एरिया में भी लैपलैंडर्स देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। वर्टिकल मूवमेंट जिसको ट्रांस ह्यूमेंस बोलते हैं, कोई पहाड़ी है, पहाड़ी में देखिए मौसम के हिसाब से ऊपर नीचे होना, सर्दियों में नीचे आ जाते हैं, गर्मियों में ऊपर चले जाते हैं, तो इसको बोलते हैं ट्रांस ह्यूमेंस, ठीक है, पेस्टोरल हर्डिंग करते हैं। कल्चरल ओस्मोसिस, अब मान लीजिए जो नोमैड्स हैं वो अपनी जो हर्डिंग हैबिटेट धीरे धीरे उसको छोड़ कर क्या है सेटल होने लगते हैं और एग्रीकल्चर पर फोकस करते हैं, तो इसको कल्चरल ओस्मोसिस बोलते हैं, ठीक जी। वेट राइस, ये प्लेन फील्ड पर जब पानी भरकर खेती होती है, यूपी, पंजाब, हरियाणा इन क्षेत्रों में देखने को मिलती है, तो वेट राइस बोलते हैं। और ड्राई राइस, सीढ़ी नुमा खेत, पहाड़ी एरिया है, ठीक है, सीढ़ी नुमा खेत बना दिए, अब इस पर खेती की जा रही है, तो ये क्या हो जाएगी, ये ड्राई राइस, बारिश पर निर्भर होती है, ठीक है। तो दोनों में अंतर समझना है, छोटा छोटा। ह्यूमन वेस्ट को नाइट सोइल भी कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन चाइना में माओ जेडोंग के द्वारा 1949, ये ध्यान रखना है। वोन थुन्नन कॉन्सेप्चुअल मॉडल एग्रीकल्चर लैंड यूज से रिलेटेड था, 1826, याद रखना है, ठीक। बिड रेंट कर्व, इसमें क्या है रिलेशनशिप बताते हैं इकोनॉमिक रेंट और डिस्टेंस का, डिस्टेंस फ्रॉम द मार्केट फॉर वन और सेवरल प्रोडक्ट्स, ये ध्यान रखना है। इकोनॉमिक रेंट और डिस्टेंस के बीच में जो रिलेशनशिप है बिड रेंट कर्व में, वो बताते हैं, ठीक है। मिल्क शेड, मान लीजिए कोई सिटी है, उसके आसपास लोकल एरिया है जहाँ से क्या है मिल्क की सप्लाई होती है, तो उसको मिल्क शेड बोलते हैं। द मोस्ट पॉपुलर का है होलेस्टीन फ्रीजन, ये आ जाता है नीदरलैंड और जर्मनी में पाई जाती है, एंड गुर्नसे और जर्सी काउ इंग्लिश चैनल। चर्नोजम सॉइल को ब्लैक सॉइल भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना है। साइड वॉक फार्मर्स और सूटकेस फार्मर्स, ये कॉन्सेप्ट आपको मोस्टली यूएसए में देखने को मिलेगा। साइड वॉक फार्मर्स वो होते रहते तो शहरों में, कभी कभार अपने खेतों को देखने आ जाते हैं, ठीक है। एंड सूटकेस फार्मर्स साल में 1-2 बार आते हैं, कभी कभी हेलीकॉप्टर से, बड़े बड़े इनके फार्म हाउस होते हैं, तो ये अमीर लोग होते हैं। साइड वॉक फार्मर्स और सूटकेस फार्मर्स ध्यान रखना है। ब्रेक ऑफ बल्क, ये लोकेशन से रिलेटेड है, यहाँ पर क्या है जब रेल इंटरसेक्ट करे मेजर वाटरवेज को, तो वो ब्रेक ऑफ बल्क लोकेशन है, ठीक है। चेंज इन मोड ऑफ शिपमेंट एट अ पोर्ट और टर्मिनल, यहाँ पर क्या है जो मोड है ट्रांसपोर्ट का वो चेंज हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या है ब्रेक ऑफ बल्क लोकेशन है। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की बात करें, कहाँ, लानोस वेनेजुएला, कंपोज ब्राज़ील, ग्रैंड चैको अर्जेंटीना, पराग्वे और बोलीविया, इन देशों में देखने को मिलती है, ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, ठीक है। और सहारा में जो सवाना जो ग्रासलैंड है, ठीक है, सवाना ग्रासलैंड ये भी क्या है ट्रॉपिकल है, ठीक है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है सवाना, ठीक। नियो प्लांटेशन, ये टर्म, द टर्म नियो प्लांटेशन अप्लाइज टू अ टाइप ऑफ प्लांटेशन ऑपरेशन दैट हैज इवॉल्व्ड, जो प्लांटेशन वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद, ठीक है, देखने को आई, वो क्या है नियो प्लांटेशन है। ईपी थॉमसन ने प्लांटेशन सिस्टम को मिलिट्री सिस्टम भी बोला, ठीक है, ध्यान रखना, ईपी थॉमसन का नाम याद रखना, इन्होंने प्लांटेशन सिस्टम को मिलिट्री सिस्टम भी बताया। सुएज कैनाल 1869 में ओपन हुई थी, ठीक है, 1869 में। 8 साल के लिए बीच में बंद भी हो गई थी जब अरब वॉर की स्थिति आई थी, 8 साल के लिए बंद हुई थी, फिर से ये ओपन हो गई थी सुएज कैनाल। इंडेंचर्ड लेबर, जिन्हें गिरमिटिया मजदूर भी बोलते हैं, ठीक है, ये क्या है काम तो करते हैं, ठीक है, शिद्दत के साथ पूरी मेहनत से, लेकिन इनको पेमेंट क्या है फ्यूचर का वादा कर कर, या इनका जो कर्ज होता है कि आपका कर्ज चुका देंगे उसके बेस पर काम करते हैं, या आपको फ्यूचर में पेमेंट कर देंगे, ठीक है, ये क्या होते हैं इंडेंचर्ड
लेबर होते हैं, गिरमिटिया मजदूर। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी के। फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी, देखिए इकोनॉमिक ज्योग्राफी की फाउंडेशन किसने रखी, नाम याद रखना है, दो नाम है, एंड्री और गोड्स, ठीक है, इनके बारे में पूछ लिया जाता है, जर्मन ज्योग्राफर है। इसके बाद एक और नाम इम्पोर्टेंट नाम आता है चिसोल्म का, किसका नाम, चिसोल्म का, ठीक है। चिसोल्म वॉज अ पायनियर इन द फील्ड ऑफ कमर्शियल ज्योग्राफी। इन्होंने एक बुक लिखी, हैंड बुक ऑफ कमर्शियल ज्योग्राफी, ठीक है, पहली बुक है इकोनॉमिक ज्योग्राफी की, याद रखना है। हैंड बुक ऑफ कमर्शियल ज्योग्राफी सीधा सीधा पूछा जाता है किसने लिखी, तो नाम याद रखना, चिसोल्म। इकोनॉमिक ज्योग्राफी बुक ये किसके द्वारा लिखी गई, बैंक्सटोन एंड रोएन के द्वारा, कब, 1935 में। किसके द्वारा ये बुक लिखी गई, बैंक्सटोन और रोएन के द्वारा, इकोनॉमिक ज्योग्राफी 1935 में। इंट्रोडक्टरी इकोनॉमिक ज्योग्राफी बुक ये 1940 में, किसके द्वारा, क्लिम, स्टार्की और रसल, क्लिम, स्टार्की और रसल के द्वारा। ये इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है, सवाल है, बार बार पूछा जाता है। बेकर कहाँ के रहने वाले, यूएसए के। डिलिमिटेड एंड एनालाइज द एग्रीकल्चर रीजन्स ऑफ यूएसए, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एग्रीकल्चर रीजन्स ऑफ यूएसए को किसने डिलिमिट किया, बेकर ने, 1920s में। बेकर यूएसए के रहने वाले हैं। वहीं लैंड यूज मैप ऑफ ब्रिटेन की बात करें तो नाम आता है एल.डी. स्टम्प का। एल.डी. स्टम्प ब्रिटेन के स्टार्टिंग प्रिपेयरिंग द लैंड यूज मैप ऑफ ब्रिटेन, याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। लैंड यूज मैप ऑफ ब्रिटेन एक ही नाम आता है, एल.डी. स्टम्प का, इम्पोर्टेंट नाम है। डब्ल्यू स्मिथ ने बुक लिखी इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ ब्रिटेन 1949 में। दोनों में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। एल.डी. स्टम्प ने यहाँ पर लैंड यूज मैप ऑफ ब्रिटेन के बारे में बताया, प्रिपेयर किया, एंड डब्ल्यू स्मिथ ने बुक लिखी इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ ब्रिटेन 1949 में, ठीक। सिस्टमेटिक ज्योग्राफी वॉज propounded बाय हम्बोल्ट, ये हमने ज्योग्राफिकल थॉट में भी पढ़ा था, ठीक है, हम्बोल्ट का नाम याद रखना। रीजनल अप्रोच में नाम आते हैं विडेल डी लाबिलास, हर्बर्टसन, विटलस है, ये भी हमने पढ़ा था। विटलसी ने कॉम्पेस टर्म दिया, कॉम्पेस टर्म, ठीक है। पेज टर्म किसने दिया, विडेल डी लाबिलास ने, ठीक है। क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन किसने किया, हर्बर्टसन ने, ये नाम याद रखना है। स्पेशियल या लोकेशनल अप्रोच में नाम आते हैं हेरोल्ड मकार्थी, जॉन वीवर, गैरिसन, उलमैन, स्टीवर्ट, बीजेलबेरी, विलियम बुंगे, ये सारे नाम याद रखने। बिहेवियरल अप्रोच में विलियम किर्क, बिहेवियरलिज्म से रिलेटेड विलियम किर्क। मार्क्सिस्ट और रेडिकल अप्रोच से पीट और हार्वे। वेलफेयर से डी.एम. स्मिथ, जिन्होंने एक लाइन बोली, हु गेट्स वॉट, वेयर एंड हाउ, ये पूछा गया है कि किसने ये स्टेटमेंट दिए, हु गेट्स वॉट, वेयर एंड हाउ, डी.एम. स्मिथ नाम आता है। इकोनॉमिक लैंडस्केप की डिफाइन है। इकोनॉमिक लैंडस्केप में क्या क्या, टोटल सिनेरियो ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसमें एग्रीकल्चर, माइनिंग, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, सर्विस, सभी कुछ आ जाता है, ठीक है। ऑफ अ रीजन और कंट्री प्रेजेंट द इकोनॉमिक लैंडस्केप। लोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी, आरपीएससी में सीधा सीधा क्वेश्चन आया था, किसने लिखी, पीटर हेगेट ने, 1965, याद रखना है, ठीक है। रिसोर्सेज आर नॉट दे बिकम, रिसोर्सेज होते नहीं हैं, बनाए जाते हैं, ये लाइन किसने बोली, जिम्मरमैन ने, ठीक है। जिम्मरमैन ने टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा ध्यान दिया कि टेक्नोलॉजी के यूज़ से आप रिसोर्सेज को क्या है यूज़ में ला सकते हैं। रिसोर्सेज कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट दोनों हो सकते हैं। कॉन्क्रीट वो जिनको आप छू सकते हो, एंड एब्स्ट्रैक्ट वो जिनको छू नहीं सकते। अब देखिए, लैंड, वाटर, क्रॉप, ये क्या है, कॉन्क्रीट रिसोर्सेज है। एब्स्ट्रैक्ट, अब मान लीजिए ह्यूमन हेल्थ, स्किल, आपके पास कोई स्किल है, उसे छू सकते हो, नहीं ना, तो ये सब एब्स्ट्रैक्ट रिसोर्सेज में आ जाएंगे। रिसोर्सेज कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट दोनों होते हैं, याद रखना। स्टेटमेंट बनाकर क्वेश्चन आ जाते हैं कि रिसोर्सेज आर ओनली कॉन्क्रीट, ठीक है, रिसोर्सेज आर बोथ कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट, इस तरह से पूछ लिए जाते हैं। यूबिक्विटस रिसोर्सेज, जो कि सभी जगह पाए जाते हैं, जैसे ऑक्सीजन इन एयर, हवा में ऑक्सीजन है, सभी जगह ऑक्सीजन पाई जाएगी, चाहे भारत की बात करो, चाहे युगांडा की, चाहे आप ब्रिटेन की बात करो, सब जगह ऑक्सीजन ही है एयर में, ठीक है।
सच रिसोर्सेज हैव अबेंडेंट सप्लाई, तो यूबिक्विटस रिसोर्सेज में क्या आ जाएगा, एयर आ जाएगी। ठीक, कॉन्सेप्ट ऑफ रिसोर्स एडिक्वेसी, रिसोर्स एडिक्वेसी का मतलब है डिक्टेट दैट हाउ मैनी रिसोर्सेज विल बी एडिक्वेट फॉर एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री और रीजन। ठीक है, इस अब मान लीजिए पॉपुलेशन है किसी कंट्री में, उस पॉपुलेशन को कितने रिसोर्स की ज़रूरत है जो उनकी डिमांड को फुलफ़िल कर रही है, उनकी ज़रूरतों को फुलफ़िल कर रही है, तो उसको क्या बोलते हैं, रिसोर्स एडिक्वेसी बोलते हैं। ऑप्टिमम पॉपुलेशन क्या है, ये इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है विच डिनोट बैलेंस पॉपुलेशन रिसोर्स रिलेशनशिप की बात करता है। ऑप्टिमम पॉपुलेशन, ये हमने पॉपुलेशन ज्योग्राफी में भी पढ़ा, यहाँ इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि पॉपुलेशन का संबंध किसके साथ है, रिसोर्सेज के, इसलिए इसको इकोनॉमिक ज्योग्राफी में भी पढ़ा जाता है। ऑप्टिमम पॉपुलेशन, एकरमैन की इक्वेशन याद रखना, ये ज़्यादा डीप में इनको याद नहीं करना है, सीधा क्वेश्चन आता है, ये फॉर्मूला दे दिया आपको और पूछ लिया कि ये किसकी इक्वेशन है, तो बता देना एकरमैन की इक्वेशन है। एकरमैन ने किस पर फोकस किया, टेक्नोलॉजी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स, टेक्नोलॉजी क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स तो टेक्नोलॉजी ही है। फैंटम थ्योरी जिम्मरमैन ने दी, ये याद रखना है, फैंटम थ्योरी किसने दी, जिम्मरमैन ने। क्या बोला, द रिसोर्स रिजर्व टेंड टू डिक्रीज बाय देयर यूज एंड मिसयूज। अब देखिए जो रिजर्व हैं रिसोर्सेज के वो डिक्रीज होंगे, आप यूज़ करोगे मिसयूज़ करोगे, लेकिन बट बाय द प्रोग्रेस इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस हुई है उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, पर यूनिट कैपेसिटी एंड टोटल यूटिलाइजेशन कैपेसिटी में भी इंक्रीज मैनी टाइम, तो आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हो। क्लब ऑफ रोम फाउंड हुआ 1968 में। प्रोफेसर डेनिस मीडियोज एंड फॉरेस्टर का नाम भी आता है, किसका, फॉरेस्टर, दोनों नाम याद रखना है। ठीक है, डेनिस मीडोज एंड फॉरेस्टर। डेवलप्ड स्पेशल मॉडल ऑन लिमिट्स टू ग्रोथ। ठीक है, क्लब ऑफ रोम याद रखना है, रिलेटेड है लिमिट्स टू ग्रोथ, डेनिस मीडियो, फॉरेस्टर, दो नाम याद रखना है। 1988 ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट आई एनवायरमेंट और डेवलपमेंट पर, और उसके जस्ट 5 साल बाद एजेंडा 21 यानी कि अर्थ समिट हुई, कहाँ, रियो डी जेनेरियो में, और दूसरी समिट हुई कहाँ, न्यूयॉर्क यूएसए में। ठीक है, याद रखना है 87, 92, 97। ठीक है, तीनों याद रखना है, पूछ लिया जाता है, क्रम पूछ लिया जाएगा। ठीक, अब कुछ फैक्ट देख लेते हैं। अबाउट 5% ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज फॉर्म्ड बाय आयरन। जो अर्थ क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट है, ऊपर भूपरपटी है, ये वाला हिस्सा अर्थ का। ठीक है, ये परपटी है। 5% क्या पाया जाता है, आयरन, और सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, एल्यूमिनियम, कितना, 8%। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, 5% क्या आयरन और सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम 8%। आयरन की कैटेगरी 4 तरह का होता है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडराइट। याद रख लेना है, पूछ लिया जाता है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडराइट। लार्जेस्ट रिजर्व आयरन ओर के कहाँ पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, चाइना में। ये बात ध्यान रखने लायक है। ठीक है, रिजर्व तो पाए जाएंगे कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा रिजर्व, एंड प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा आयरन ओर का चाइना में होता है। दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, तीसरे पर ब्राज़ील, फोर्थ पर इंडिया। आयरन ओर में इंडिया की रैंक है 4th। ठीक, और भारत में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आयरन ओर का कौन है, उड़ीसा है, लगभग 36%। इम्पोर्टेंट डेटा है, याद रखना है। ठीक जी। मेजर टाइप ऑफ मैंगनीज कौन कौन से हैं, सिलोमिलेट, ब्रूनाइट, मैंगेनाइट, होस्मेनाइट, पोलियनाइट। ठीक है, ये एक बार को ना पूछे लेकिन प्रोड्यूसर ऑफ मैंगनीज पूछ सकता है। टॉप प्रोड्यूसर साउथ अफ्रीका, सेकंड चाइना, थर्ड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, सबसे ज़्यादा मैंगनीज कहाँ, साउथ अफ्रीका में। कॉपर मिनरल्स कहाँ फाउंड होते हैं, कॉपर मिनरल आर फाउंड मोस्टली इन वीन्स एंड माइन और कंटेन्स अ हाई प्रेशर ऑफ रॉक मटेरियल, जिसको गैंगुए बोलते हैं। 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा
गैंगवे, इससे क्या है कॉपर मिनरल्स निकाले जाते हैं। कॉपर ओर्स आर टू मच बल्की एंड एक्सपेंसिव फॉर लॉन्ग ट्रांसपोर्टेशन, इसलिए कॉपर स्मेल्टर्स कहाँ लगाते हैं, कॉपर माइंस के पास में ही, ठीक है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉपर के, सबसे टॉप पर है चिले, सेकंड है पेरू और थर्ड पर है चाइना, ठीक है। याद रखना है जो साउथ अमेरिका की कंट्रीज है चिले, पेरू, सबसे ज़्यादा कॉपर यहाँ पाया जाता है, ठीक। बॉक्साइट इज़ द प्राइम सोर्स ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। बॉक्साइट क्या है, प्राइम सोर्स है किसका, एल्यूमिनियम का। पूछ लिया जाता है क्वेश्चन घुमा कर भी, ठीक है, कि एल्यूमिनियम किससे निकाला जाता है, बॉक्साइट से। टॉप प्रोड्यूसर बॉक्साइट के ऑस्ट्रेलिया, चाइना, ब्राज़ील, इंडिया। ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा बॉक्साइट ऑस्ट्रेलिया में, ठीक। प्रिंसिपल मिनरल ऑफ टिन, प्रिंसिपल मिनरल टिन का कैसेराइट है, ठीक है, कैसेराइट। टिन के टॉप प्रोड्यूसर चाइना, इंडोनेशिया, म्यांमार। चाइना, इंडोनेशिया, म्यांमार टिन। माइका ऑब्टेन्ड होता है किससे, मुस्कोवाइट, फेलेगोपाइट और बायोटाइट, ठीक है। मुस्कोवाइट वाइट कलर का होता है, फेलेगोपाइट येलो एंड बायोटाइट ब्लैक। टॉप प्रोड्यूसर माइका के चाइना, यूएसए, साउथ कोरिया। रट लीजिए, सीधा फैक्चुअल पूछा जाएगा। क्रोमियम हार्ड मेटल है किसके बाद, डायमंड के। हार्डेस्ट तो डायमंड है, उसके बाद क्रोमियम क्या है, हार्ड मेटल है। क्रोमियम के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर साउथ अफ्रीका, कजाकिस्तान, टर्की हैं। कौन तीन देश हैं, साउथ अफ्रीका, कजाकिस्तान और टर्की। निकिल कंटेंट इज ऑब्टेन्ड मेनली फ्रॉम पेंटलैंड्यूट, ठीक है, पेंटलैंड्यूट, ये याद रखना। निकिल कंटेंट कहाँ से प्राप्त होता है, पेंटलैंड्यूट से। निकिल के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन कौन है, फिलीपींस, रशिया, ऑस्ट्रेलिया। तो फिलीपींस का नाम याद रखना है, निकिल। टंगिस्टन हैज़ ऑल्सो द हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। टंगिस्टन के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर चाइना, वियतनाम, रशिया। गोल्ड प्रोड्यूसर्स लार्जेस्ट चाइना, ऑस्ट्रेलिया, रशिया। सिल्वर में मैक्सिको, पेरू, चाइना। मैक्सिको, पेरू, चाइना, ठीक है। ये डेटा आप याद कर लीजिएगा, डेटा से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है जी। तो ये डेटा पूरा आपको याद कर लेना है जितना भी है, चाहे आयरन और बॉक्साइट, यहाँ पर क्रोमियम पूछा है, माइका, टिन, निकिल, गोल्ड, सिल्वर, सब याद रखना है। अब देखते हैं एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी रिसोर्सेज दो तरह के होते हैं, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल को परंपरागत बोलते हैं, जिसमें कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर फ्यूल, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। न्यूक्लियर फ्यूल्स और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कन्फ्यूज़न हो जाती है कभी कभी, इनको नॉन कन्वेंशनल में लगाकर आ जाते हैं, ठीक है। जो ये न्यूक्लियर फ्यूल और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है ये कन्वेंशनल में आते हैं। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज में सोलर, विंड, टाइडल, बायोमास, जियोथर्मल, ये एनर्जी सारी किस्म आती हैं नॉन कन्वेंशनल में, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और न्यूक्लियर फ्यूल्स कन्वेंशनल में है। कोयले कितने प्रकार का, 4 प्रकार का पाया जाता है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। फिर से बताते हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कोयले का यूएसए है, फिर रशिया, चाइना और इंडिया, ठीक है। भारत में सबसे ज़्यादा कोयला किस राज्य में पाया जाता है, छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर झारखंड। सबसे ज़्यादा कोयला भारत में कहाँ, छत्तीसगढ़ में, याद रखना है छत्तीसगढ़। और आयरन और कहाँ बताया था, उड़ीसा में। दोनों में समझना है, ठीक है, अंतर। लीडिंग प्रोड्यूसर यूरेनियम, कजाकिस्तान, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। ध्यान रखना है यूरेनियम, ठीक है, यूरेनियम। और क्रोमियम में कौन बताया था हमने, क्रोमियम में साउथ अफ्रीका, ऐसे याद हो जाएगा आपको। क्रोमियम में साउथ अफ्रीका था और यूरेनियम में कजाकिस्तान है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में चाइना टॉप पर है। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड बार बार बताए हैं, सवाना ग्रासलैंड भी बोलते हैं, लानोस, कंपोज, ठीक है, याद रखना। ग्रांचा को भी ट्रॉपिकल में आता है।
लानोस कोलंबिया वेनेजुएला में, और कंपोज ब्राज़ील बोलीविया, ग्रान चाको अर्जेंटीना बोलीविया पराग्वे। और टेम्परेट ग्रासलैंड स्टेपीज, ठीक है, ये यूरेशिया में पाया जाता है। प्रेरीज यूएसए कनाडा में, पंपास अर्जेंटीना उरुग्वे, वेल्ड साउथ अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, पुस्ताज जर्मनी, कैंटरबरी न्यूजीलैंड। ये भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन एक ना छूटे आपका, न्यूजीलैंड, ठीक है, ध्यान रखना है। ये भी किस में आते हैं, टेम्परेट में ही आते हैं। अकॉर्डिंग टू होप्स लॉ के अनुसार द रेट ऑफ केमिकल वेदरिंग इंक्रीज 2 to 3 टाइम्स विद एवरी एडिशन इन द सोइल टेम्परेचर। अगर सोइल टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस एडिशन होता है, बढ़ता है, तो केमिकल वेदरिंग इंक्रीज हो जाती है 2 से 3 टाइम्स, ठीक है। ये होफ का लॉ है, याद रखना। जोनल सॉइल, इंट्राजोनल और एजोनल। एजोनल देखिए जो सॉइल प्रोफाइल है ऊपर जिस पर क्या होता है, अफेक्ट होती है, वो एजोनल है। बीच में जोनल है जो क्लाइमेट और वेजिटेशन से अफेक्ट हो रही है। एंड लास्ट में कौन सी है, सॉरी, जोनल सबसे नीचे, बीच में इंट्राजोनल और ये एजोनल ऊपर वाली, ठीक है, ध्यान रखना है। एजोनल फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन ऑफ रिवर, विंड, ग्लेशियर, ये हो जाएगी एजोनल, ठीक है। बीच में इंट्राजोनल अफेक्टेड बाय पेरेंट मटेरियल, जोनल अफेक्टेड बाय क्लाइमेट एंड वेजिटेशन, ठीक है, ध्यान रखना है तीनों को। मेजर फिशिंग प्रोड्यूसिंग कंट्रीज कौन सी है, चाइना, इंडोनेशिया और यूएसए। पॉपुलेशन वाइज अगर कॉन्टिनेंट की बात करें तो एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड ओशिनिया। ओशिनिया में कौन कौन आ जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पपुआ न्यू गिनी, ये सब आ जाते हैं, ठीक है। कंट्रीज ऑफ हाई डेंसिटी, सिंगापुर, बांग्लादेश, साउथ कोरिया, इनकी पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है। पॉपुलस कंट्री इन अफ्रीका में कौन कौन सी पॉपुलस कंट्रीज हैं, सबसे ज़्यादा नाइजीरिया, फिर इथोपिया, फिर इजिप्ट। पॉपुलस कंट्री इन नॉर्थ अमेरिका में यूएसए की पॉपुलेशन ज़्यादा, फिर मैक्सिको की है, ध्यान रखना, कनाडा से ज़्यादा मैक्सिको की पॉपुलेशन है। द फर्स्ट मॉडर्न सेंसस स्वीडन में हुआ था सबसे पहले दुनिया में 1749 में, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाया था। यूएसए में कब हुआ, 1790 में, ये याद रखना। शिफ्टिंग कल्टीवेशन मिल्पा मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में, झूमिंग नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, फांग अफ्रीका में, कैंगिन फिलीपींस, लदांग इंडोनेशिया, चेन्ना श्रीलंका, ठीक है, याद रखना। सेमांग ट्राइब मलेशिया में देखने को मिलती है। यहाँ फिर कुछ डेटा देख लेते हैं। टॉप व्हीट प्रोड्यूसर चाइना टॉप पर है, फिर इंडिया, रशिया, यूएसए। अगर बात करें चावल की, गेहूं में चाइना, चावल में चाइना, भारत दोनों में दूसरे पर है। चावल में इंडोनेशिया तीसरे पर है। मक्का में सबसे ऊपर यूएसए है, फिर चाइना है, फिर ब्राज़ील है, फिर मैक्सिको है। बारले यानी जौ में रशिया है, सेकंड पर ऑस्ट्रेलिया, फिर फ्रांस, फिर जर्मनी। चाय में सबसे ज़्यादा चाइना है, फिर भारत है और फिर केनिया है। कॉफ़ी में सबसे टॉप पर ब्राज़ील है, फिर वियतनाम है, फिर इंडोनेशिया, फिर कोलंबिया। कोकोआ जिससे चॉकलेट बनती है, आइवरी कोस्ट सबसे ज़्यादा, घाना और नाइजीरिया। तंबाकू में चाइना, ब्राज़ील, इंडिया। शुगर केन गन्ना में ब्राज़ील, इंडिया, चाइना। कॉटन कपास में इंडिया, चाइना, यूएसए। कॉफ़ी 3 तरह के हैं, याद रखना है, कॉफ़ी अराबिका, कॉफ़ी रोबस्टा एंड कॉफ़ी लाइबेरिका। कॉफ़ी अराबिका इथोपिया में, कॉफ़ी रोबस्टा कोंगो बेसिन, कॉफ़ी लाइबेरिका लाइबेरिया में, तीनों याद रखना है। जूट में सबसे ज़्यादा जूट कहाँ होता है, इंडिया में। और रॉ सिल्क देखिए टॉप पर इंडिया, फिर बांग्लादेश, चाइना। रॉ सिल्क चाइना, इंडिया, उज्बेकिस्तान, चाइना, इंडिया, रबड़ में थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम, इंडिया। सिंथेटिक रबड़, ये क्वेश्चन पूछा गया यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर में, सिंथेटिक पर ध्यान ही नहीं गया, सबने रबड़ देखकर आंसर लगाया तो गलत हो गया। सिंथेटिक रबड़ में टॉप पर चाइना है, ये भी ध्यान रखना है।
ठीक है। वॉन थुनन ने जो अपना एग्रीकल्चर रीजन बताया 6 पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है, 6 सर्कल में। मार्केट के पास से अगर देखें तो पहले करीब होता है वेजिटेबल प्रोडक्शन, सेकंड पर वुड प्रोडक्शन, थर्ड पर ग्रेन प्रोडक्शन, फोर्थ पर क्रॉप रोटेशन विद पेस्चर एंड फैलो लैंड, 3 फील्ड सिस्टम, ये 5वें पर, एंड ग्रेजिंग 6th नंबर पर। यह भी डिटेल में हम आगे आपको वॉन थुनन मॉडल पूरा कराएंगे, टेंशन न लीजिए, ठीक है। ओलाफ जॉनसन ने मॉडिफाइड किया वॉन थुनन थ्योरी को 1925 में इंग्लिश में, ये भी ध्यान रखना है। ओलाफ जॉनसन स्वीडन के रहने वाले थे, ठीक है। द लॉ ऑफ इकोनॉमिक ऑप्टिमम एंड लिमिटेशन वॉज इंट्रोड्यूस बाय मैकार्थी एंड लिंडबर्ग, कब? 1966 में। ध्यान से सुनना, लॉ ऑफ इकोनॉमिक ऑप्टिमम एंड लिमिटेशन, ठीक है, ये इंट्रोड्यूस किया गया मैकार्थी और लिंडबर्ग के द्वारा 1966 में, विच वॉज डिस्कस्ड इन देयर बुक अ प्रीफेस टू इकोनॉमिक ज्योग्राफी, अ प्रीफेस टू इकोनॉमिक ज्योग्राफी। और किस पर बेस्ड था इनका? जो बिड रेंट थ्योरी है, ठीक है, रेंट थ्योरी है किसकी? रिकार्डो की, रेंट थ्योरी रिकार्डो की, उस पर बेस्ड है, ठीक है, ध्यान रखना है। इंडस्ट्रियल लोकेशन से रिलेटेड थ्योरीज देख लेते हैं। इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी किसकी है? वेबर की है, जर्मनी, जर्मन थे वेबर, ठीक है। द थ्योरी ऑफ द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, इन्होंने अपनी थ्योरी 1909 में दी। 1929 में इनकी थ्योरी का क्या है? ट्रांसलेशन हुआ, ये ध्यान रखना है, ठीक है। 1929 में जो वेबर की थ्योरी थी उसका ट्रांसलेशन हुआ। और किसने किया ट्रांसलेशन? नाम याद रखना है, कार्ल, ठीक है, क्या नाम है? कार्ल जाओचिम, ठीक है, कार्ल जाओचिम फ्रेडरिच, यहाँ जगह देखना, कार्ल जाओचिम फ्रेडरिच, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? ट्रांसलेशन किया था, फ्रेडरिच, ठीक है, कार्ल जाओचिम फ्रेडरिच, इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया, याद रखना है। आइसोडोपेन, ये शब्द भी किसने दिया? वेबर ने। आइसोडोपेन क्या है? अ लाइन जॉइनिंग द प्लेसेस हैविंग सेम ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, तो ये आइसोडोपेन है, ठीक है जी। इसके बाद एक नाम और आता है लॉस का। लॉस ने अपनी इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी कब दी? 1940 में, ठीक है, ये भी जर्मनी के थे, वेबर भी, लॉस भी, ठीक है। वेबर की थ्योरी किस पर बेस्ड थी? लीस्ट कॉस्ट पर, ठीक है, लीस्ट कॉस्ट थ्योरी थी वेबर की, लेकिन इनकी थ्योरी जो थी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पर बेस्ड थी। वेबर की थ्योरी में सिंपल था, इंडस्ट्री ऐसी जगह लगाओ जहाँ पैसा कम लगे। लॉस ने बोला, वेबर ने बोला इंडस्ट्री वहाँ लगाओ जहाँ पैसा कम लगे, और लॉस ने बोला इंडस्ट्री वहाँ लगाओ जहाँ ज़्यादा प्रॉफिट हो, ठीक है, इन्होंने प्रॉफिट की बात की। और लॉस की जो थ्योरी थी 1954 में ट्रांसलेशन हुआ इसका, किसने किया? 2 नाम याद रखना है, वोंगलोम, ठीक है, एक नाम है वोंगलोम, वोंगलोम, और दूसरा नाम है क्या? वोंगलोम के बाद स्टॉपर, ये दोनों नाम याद रखने हैं। वोंगलोम और स्टॉपर ने इनकी थ्योरी क्या है? ट्रांसलेट की, वोंगलोम, स्टॉपर। और जो वेबर की थी वो किसने की? फ्रेडरिच ने, ठीक है, कार्ल जाओचिम फ्रेडरिच, दोनों याद रखना है। तीसरी थ्योरी आती है हूवर की। हूवर की थ्योरी वेबर की तरह ही है, 1948 में दी, ठीक है। इन्होंने कुछ मॉडिफिकेशन ही किया हूवर ने वेबर की थ्योरी में, ठीक है। इनकी थ्योरी भी द लोकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी किसकी तरह है? ये वेबर की तरह ही है, हूवर की थ्योरी भी। ये तीनों याद रखनी है, पहला वेबर, फिर लॉस, फिर हूवर। उसके बाद आते हैं इसार्ड, क्या कौन आते हैं? इसार्ड सब्स्टिट्यूशन थ्योरी, ये कहाँ के थे? इसार्ड अमेरिकन, 1956 में थ्योरी दी। बुक लोकेशन एंड स्पेस इकोनॉमी पूछा जाता है, लोकेशन एंड स्पेस इकोनॉमी बुक किसने लिखी? इसार्ड ने। इसार्ड की थ्योरी सब्स्टिट्यूशन थ्योरी है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, क्लियर है, ये ध्यान रखना है। इसार्ड ने क्या किया? तीनों की थ्योरी को इंटीग्रेट कर दिया था, जो वेबर की थ्योरी, लॉस की थ्योरी और वॉन थुनन का मॉडल है, इन तीनों को क्या है? इंटीग्रेट कर कर एक अलग थ्योरी बनाई, सब्स्टिट्यूशन थ्योरी, और बुक लिखी लोकेशन एंड स्पेस इकोनॉमी, इसार्ड ने, ठीक। स्मिथ ने स्पेशियल मार्जिन थ्योरी, स्पेशियल मार्जिन थ्योरी 1971, ठीक है। बुक इंडस्ट्रियल लोकेशन, बस थ्योरी का नाम याद रखना, स्पेशियल मार्जिन थ्योरी।
पांचों थ्योरी याद रखना है, ठीक है। पांचों थ्योरी, ये पांचों की पांचों आपको याद होनी चाहिए। एक थ्योरी और याद रखना, बिहेवियरल मैट्रिक्स पर किसकी थ्योरी है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बिहेवियरल मैट्रिक्स पर किसकी थ्योरी बेस्ड है, प्रेड की, ठीक है। किसकी, प्रेड की थ्योरी है, ठीक है। प्रेड नाम याद रखना है, ठीक, ये नाम भी याद रख लेना है साथ में इनके। अब देख लेते हैं कुछ डेटा। इंडस्ट्रीज में देखें, टॉप प्रोड्यूसर आयरन का चाइना है, फिर इंडिया है, फिर जापान है। स्टील में चाइना, जापान, इंडिया। स्टील में चाइना, जापान, इंडिया। शायद ये डेटा अब चेंज हो गया है, इंडिया दूसरे नंबर पर आ गया है, ठीक है। अपडेट कर लेना देख कर एक बार, ठीक है। इसलिए हमने बता दिया क्योंकि न्यूज़ में शायद आया था इंडिया ने जापान को पछाड़ कर दूसरी रैंक हासिल कर ली है, ठीक है। आयरन में भी दूसरे पर इंडिया, चाइना टॉप पर। स्टील में भी। एल्यूमिनियम में चाइना टॉप पर है, रशिया दूसरे पर है, कनाडा तीसरे पर है। कॉटन टेक्सटाइल में चाइना टॉप पर है, इंडिया दूसरे पर, रशिया तीसरे पर। वूलन फैब्रिक्स में चाइना टॉप पर है, रशिया, जापान। एल्यूमिनियम देखिए, होल एंड हेरोल्ट मेथड पूछ लेंगे किससे रिलेटेड है, तो एल्यूमिनियम से रिलेटेड है। एल्यूमिनियम को सेपरेट करते हैं, सेपरेटिंग फ्रॉम इट्स ओर। जो एल्यूमिनियम है उसके ओर से अलग करते हैं, किस मेथड से, होल एंड हेरोल्ट मेथड से, ठीक। फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल इंडिया की मुंबई में ओपन हुई। पहली वूल मिल इंडिया की कानपुर में 1876 में। याद रखना, कॉटन टेक्सटाइल मुंबई, वूल ऊन की कहाँ, ऊन की मिल कानपुर। सिल्क टेक्सटाइल में टॉप पर चाइना, रशिया, बेलारूस है। सिंथेटिक टेक्सटाइल में यूएसए टॉप पर, फिर जापान, यूके। पहली सिल्क, अब ध्यान से सुनना, पहली सिल्क टेक्सटाइल मिल भारत की कहाँ खुली, हावड़ा, वेस्ट बंगाल में 1832 में। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में टॉप पर चाइना है, चाइना, यूएसए, जापान। शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में चाइना, साउथ कोरिया, जापान है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री फर्स्ट इस्टेब्लिश्ड कहाँ हुई, यूएसए में, हेनरी फोर्ड के द्वारा 1903 में। नाम याद रखना है, ठीक है, हेनरी फोर्ड। केमिकल इंडस्ट्रीज में यूएसए, जापान, जर्मनी, ठीक है। 6 मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है इंडिया में, 6 के 6 याद रखना है। मुंबई पुणे इंडस्ट्रियल रीजन, हुगली इंडस्ट्रियल रीजन, अहमदाबाद वडोदरा सूरत रीजन, बेंगलुरु तमिलनाडु रीजन, छोटा नागपुर प्लेटियू रीजन, आगरा दिल्ली अम्बाला रीजन, ठीक है। ये 6 के 6 याद रखना। मुंबई पुणे इंडस्ट्रियल रीजन, हुगली इंडस्ट्रियल रीजन, अहमदाबाद वडोदरा सूरत इंडस्ट्रियल रीजन, बेंगलुरु तमिलनाडु रीजन, छोटा नागपुर प्लेटियू रीजन, आगरा दिल्ली अम्बाला रीजन, ठीक। ये 6 इंडस्ट्रियल रीजन है। अब देखिए रिकार्डो की थ्योरी, रिकार्डन थ्योरी ऑफ रेंट, ये रेंट से रिलेटेड है रिकार्डो की थ्योरी। डेविड रिकार्डो ने 1817 में दी, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे। क्वासी रेंट का कॉन्सेप्ट किसने दिया, अल्फ्रेड मार्शल ने दिया। नाम याद रखना है, अल्फ्रेड मार्शल ने दिया। सेंट्रल प्लेस टर्म पहली बार मार्क जेफरसन ने 1931 में यूज़ किया। कंफ्यूज मत हो जाना कि सेंट्रल प्लेस थ्योरी तो क्रिस्टोलर ने दी। कभी आप ऑप्शन में आए क्रिस्टोलर लगा के आ जाओ और घर आकर मिलाओ तो पता लगा मार्क जेफरसन है, ठीक है। सेंट्रल प्लेस टर्म पहली बार मार्क जेफरसन ने 1931 में दिया। मेटल्ड रोड को मैकडम रोड या कोल तार रोड भी बोलते हैं, ठीक है। मैकडम रोड को इंट्रोड्यूस किसने किया, स्कॉटिश रोड इंजीनियर लाउडन मैकडम ने 19th सेंचुरी के अर्ली में, तो इसलिए मैकडम रोड भी बोलते हैं। जर्मनी पहली कंट्री बना डेट इस्टेब्लिश्ड अ नेशन वाइज हाईवे नेटवर्क, ठीक है। जर्मनी में पहली बार हाईवे नेटवर्क का क्या है, इस्टेब्लिशमेंट हुआ, ये याद रखना। पहली कंट्री है जर्मनी दुनिया में। लेंथ ऑफ रोड इन टॉप 3 कंट्रीज, देखिए रोड के मामले में टॉप पर यूएसए, फिर इंडिया, फिर चाइना है। 2023 का डेटा का कोड। इन द अर्ली 1820 स्टीम इंजन बिल्ड बाय जॉर्ज स्टीफेंसन, पहली रेल ब्रिटेन में चली, ब्रिटेन से फ्रांस के बीच, ठीक है, याद रखना है। भारत में बॉम्बे टू ठाणे, ठीक है, बॉम्बे से ठाणे या मुंबई से ठाणे, ये भी पूछ लिया जाएगा, एक ही चीज़ है।
बॉम्बे के वर्ल्ड के 4 लॉन्गेस्ट रेलवे नेटवर्क टॉप पर यूएसए, दूसरे पर चाइना, रशिया, इंडिया। देखो रोड में भारत दूसरे पर है, रोड में सेकंड है और रेल में 4 पर है, रेलवे में 4th पर है। बस इतना याद रखना, रोड में 2, रेल में 4। ठीक। अफ्रीका में पहली रेल लाइन 1850s में इजिप्ट में पहली रेल चली। ट्रांस साइबेरियन रेलवे दुनिया का सबसे लार्जेस्ट रेलवे 9600 किलोमीटर। ये कनेक्ट करता है सेंट पीटर्सबर्ग, लेनिन ग्राड नाम था पुराना, सेंट पीटर्सबर्ग वेस्ट में है। इस तरह से भी पूछ लिया जाएगा कि वेस्ट में कौन है, ईस्ट में कौन है, और व्लादिवोस्तोक ईस्ट में है। इसके बाद आता है नंबर कनाडा पैसिफिक रेलवे का, 5600 किलोमीटर है कनाडा में। वैंकोवर वेस्ट में है, वैंकोवर से हेलीफॉक्स से ईस्ट में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। रशिया हैज़ लार्जेस्ट सिस्टम ऑफ नेविगेबल वाटरवेज, इनलैंड वाटरवेज में सबसे ज़्यादा नेटवर्क रशिया में है। गंगा विलास क्रूज इम्पोर्टेंट है, 3200 किलोमीटर, वाराणसी से डिब्रूगढ़ आसाम तक। ये क्या है, गंगा विलास क्रूज चला। ठीक है, वाराणसी से डिब्रूगढ़ आसाम तक है। ठीक, 3200 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ओशियन वाटरवेज ग्रेट ट्रैफिक सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, नॉर्थ अटलांटिक इन वेस्ट से यूरोपियन कंट्रीज इन द ईस्ट तक। ठीक है, जो अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट है और यूरोप का वेस्ट कोस्ट है, सबसे ज़्यादा ओशियन वाटरवेज यहीं देखने को मिलता है। ठीक है, इस एरिया में ध्यान रखना है। ओपनिंग सुएज कैनाल बताया था हमने 1869 में, बंद हो गई थी 1967 में जो अरब इजराइल वॉर था। ठीक है, लेकिन फिर 1975 में दोबारा ओपन हो गई। सुएज कैनाल की बात करें तो नॉर्थ में मेडिटेरेनियन सी है और साउथ में रेड सी है। ठीक है, इधर रेड सी है, इधर मेडिटेरेनियन सी है, मेडिटेरेनियन सी। अब मेडिटेरेनियन सी में पोर्ट सैड से लेकर पोर्ट सुएज कहाँ है, रेड सी में है। ठीक है, और जो पोर्ट सैड है ये नॉर्थ में है, मेडिटेरेनियन सी में। तो सुएज कैनाल के बारे में ये जानकारी है, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। पनामा कैनाल 1914 में फर्डिनेंड डी लेसेप्स फ्रांस के थे इंजीनियर, इनके द्वारा ये कंप्लीट की गई। फर्स्ट सक्सेसफुल फ्लाइट एरोप्लेन बाय द अमेरिकन राइट ब्रदर्स कब, 1903 में। पहली रेगुलर एयर सर्विस ये स्टार्ट हुई लंदन से पेरिस। ठीक है, 1919 में। ठीक है, ये क्या है, पहली रेगुलर एयर सर्विस है, ध्यान रखना, लंदन से पेरिस। ट्रेड का मतलब है एक्सचेंज होना गुड्स और सर्विसेज का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों आते हैं ट्रेड में। मेजर ट्रेडिंग जोन्स ऑफ द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग वेस्टर्न यूरोप, सेकंड पर ईस्टर्न एशिया जिसमें चाइना, जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया आ जाते हैं। एंड कंट्रीज़ में बात करें तो ट्रेडिंग में टॉप पर है यूएसए, सेकंड पर चाइना। पहली अर्थ समिट बताई 1992 में हुई ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में। सेकंड अर्थ समिट 1997 यूएसए के न्यूयॉर्क शहर में। पहली सबको याद होती है, फर्स्ट तो याद होती है सबको, सेकंड ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बीजे एल्बेरी 1960 में अटेम्प्टेड टू डिटरमाइन द इकोनॉमिक रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ध्यान रखना है। ठीक है, बीजे एल्बेरी ने इकोनॉमिक रीजन्स दुनिया के जो हैं उनको क्या है डिटरमाइन करने की कोशिश की, डेमोग्राफिक पैटर्न और टेक्नोलॉजिकल पैटर्न के बेस पर। माइक्रोनेशिया, अब मैप आप देखना, माइक्रोनेशिया में कौन कौन आते हैं, गुआम, मार्शल, गिलबर्ट, कैरोलिंगा, मैरिना, नोरू। ठीक है, मेलानेशिया में कौन कौन आ जाएंगे, देखिए माइक्रोनेशिया जो ऑस्ट्रेलिया है उससे ऊपर की नॉर्थ की तरफ को देखोगे वो माइक्रोनेशिया है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया के अगर आप जस्ट ईस्ट वाले कोस्ट की तरफ देखोगे, नॉर्थ ये न्यू गिनी, सोलोमन, वेनेटुआ, कैलिडोनिया, फिजी ये देखने को मिलेगा। पोलिनेशिया थोड़ा दूर मिलेगा, हवाई, समोआ, टोंगा, क्रिविटी सोसाइटी, कुक आइलैंड। ठीक है, ये ध्यान रखना है, पूछ लिया जाता है कोई सा भी कि ये किस माइक्रोनेशिया में है, मेलानेशिया में है या पोलिन एशिया में है।
ठीक। ट्रेडिंग में पीछे कौन से देश हैं? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड बहुत पीछे हैं ट्रेडिंग में, 0.1% से भी कम ट्रेडिंग होती है। टॉप पर हमने बताया यूएसए, दूसरे पर चाइना, तीसरे पर जर्मनी है। ठीक है, यूएसए, चाइना, जर्मनी। अब कुछ संस्थाएं देख लेते हैं, इंस्टीट्यूशन। ईयू 1993 में बना, 27 देश हैं। पुराना नाम इसका यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, ईईसी, 1958 में बना था। ठीक है, ईयू कौन सी संधि के, कौन सी ट्रीटी के तहत बना? मास्ट्रिच ट्रीटी। मास्ट्रिच ये कहाँ है? नीदरलैंड में। ऐसे ट्रीटी पूछ ली जाती हैं। ईयू का गठन मास्ट्रिच ट्रीटी के तहत हुआ। आफ्टा 1960 में। एसोसिएशन ऑफ यूरोपियन कंट्रीज, आउटर 7 भी बोलते हैं आफ्टा को। आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, लिechtenstein, ये कंट्रीज हैं आफ्टा में। नाफ्टा 1965, यूएसए और कनाडा को क्या है? ऑटोमोटिव एग्रीमेंट भी बोलते हैं। नाफ्टा में यूएसए, कनाडा है 1965 में। लाफ्टा लैटिन अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, सॉरी यहाँ कन्फ्यूज़न हो, ये है नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और लाफ्टा है लैटिन अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फुल फॉर्म भी याद रख लेना है, पूछ ली जाते हैं। लाफ्टा 1960, ठीक है, किस ट्रीटी के तहत? ट्रीटी ऑफ मोंटेविडियो, और मोंटेविडियो कैपिटल है उरुग्वे की। आसियान 1967 में बना। पहले 10 देश थे, अब लिमोर 23 में ऐड हो गया है। सार्क 1985 7 देश थे, अब इसमें अफगानिस्तान भी ऐड हो गया है। कॉमिकॉन या CMEA, काउंसिल फॉर म्यूचुअल इकोनॉमिक असिस्टेंट, 1949 में यूएसएसआर के द्वारा। ओपेक इम्पोर्टेंट है, 1960, 12 मेंबर हैं इस टाइम, लेकिन 5 जो शुरुआती कौन थे? ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया। वेनेजुएला इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये चारों देश एशिया के हैं, वेनेजुएला साउथ अमेरिका का है। गेट 1947 में बना, फोर्स में आया 1 जनवरी 1948 को। और WTO गेट से ही बना WTO 1995 से। माराकेश एग्रीमेंट, माराकेश एक सिटी है मोरक्को में, माराकेश एग्रीमेंट के तहत WTO 1995 में बना। ठीक जी। और इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है, साउथ अफ्रीका इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड इन द वर्ल्ड। साउथ अफ्रीका क्या है? लीडिंग प्रोड्यूसर है दुनिया में, ठीक है, गोल्ड के मामले में। इकोनॉमिक ज्योग्राफी की यहाँ पर देखिए डिफाइन है, ये किसने दी है? एल्सवर्थ हंटिंगटन ने। नाम याद रखना है, हंटिंगटन। देखिए अब डिफाइन, स्टेटमेंट, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ज्योग्राफी में, तो इसलिए अब आपको एक एक चीज़ देखकर जानी है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी की डिफाइन हंटिंगटन ने क्या बताई? इकोनॉमिक ज्योग्राफी डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल सोर्ट्स ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज, एक्टिविटीज, इंस्टीट्यूशंस, कस्टम्स, कैपेबिलिटीज एंड टाइप्स ऑफ एबिलिटी दैट प्लेज अ पार्ट इन द वर्क ऑफ गेटिंग अ लिविंग। ठीक है, आप जो भी जीवन जी रहे हो उसमें चाहे कोई भी चीज़ हो, ठीक है, किसी भी चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन, चाहे वो मटेरियल रिसोर्सेज हो, एक्टिविटीज़, इंस्टीट्यूशन, कस्टम, कैपेबिलिटीज़, एबिलिटी, ठीक है, तो ये सब क्या है? ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आएगा। ठीक है, एल्सवर्थ हंटिंगटन ने बताया। जिम्मरमैन ने क्या बताई? इकोनॉमिक ज्योग्राफी डील्स विद द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ मैन विद रिलेशन टू एनवायरमेंट। ठीक है, इकोनॉमिक लाइफ ऑफ मैन विद रिलेशन टू एनवायरमेंट, ये किसने बोली? जिम्मरमैन ने। ठीक है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी एज एन ऑब्जेक्ट डेवलप्ड ड्यूरिंग सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। ठीक है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी सब्जेक्ट एक अलग सब्जेक्ट बनकर कब आया? 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में। ठीक है, 1850 के बाद। अब वो कौन? कमर्शियल ज्योग्राफी। अब देखिए कंफ्यूज मत होना, ये है अब वो कौन? कमर्शियल ज्योग्राफी। आ हैंडबुक ऑफ कमर्शियल ज्योग्राफी अगर आए, ठीक है, दोनों में अंतर है। अगर आए आ बुक ऑन कमर्शियल ज्योग्राफी, तो ये 1862 में एंड्री, जो कि जर्मन स्कॉलर हैं, उनके द्वारा लिखी गई। वहीं अगर बात आए हैंडबुक ऑफ कमर्शियल ज्योग्राफी,
ये हम बता चुके। किसके द्वारा? चिसोल्म, जो कि एक ब्रिटिश जोग्राफर हैं। तो दोनों में अंतर समझना। अब बुक ऑन कमर्शियल जोग्राफी 1862, एंड्री। ठीक है, इनिशियल डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक जोग्राफी। अब देखिए शुरू में जो इकोनॉमिक जोग्राफी का डेवलपमेंट हुआ तब कमर्शियल एक्टिविटीज़ किसके अंडर में आती थी? फिजिकल जोग्राफी के अंडर आती थी। स्टार्टिंग में कंट्रीब्यूशन एंड्री गोर्डन, जर्मन जोग्राफर है, हमने शुरू में ही बताया इनका योगदान रहा है। एंड्री ने बुक लिखी है बुक ऑन कमर्शियल जोग्राफी। वहीं चिसोल्म ने लिखी है हैंडबुक ऑफ कमर्शियल जोग्राफी, ध्यान रखना है। फिर वॉर हुए बाद में इकोनॉमिक जोग्राफी में अनेकों जोग्राफर आए, बैंक्सटन, रेओन, बेकर, एलडी स्टाम्प। ठीक है, ध्यान रखना है। मेन मुद्दा ये है कि बुक दोनों आपको याद रखनी है। अब बुक ऑन कमर्शियल जोग्राफी एंड्री, हैंडबुक ऑफ कमर्शियल जोग्राफी चिसोल्म। एन बरांस्की, ये हमने जोग्राफिकल थॉट में भी पढ़े हैं। एन बरांस्की सोवियत यूनियन के हैं। इन्होंने, ठीक है, वर्क किया वर्क रिगार्डिंग द इकोनॉमिक रीजनलाइजेशन ऑफ सोवियत रशिया। नाम अगर आपको पता है तो ये कौन से स्कूल से रिलेटेड है? सोवियत स्कूल ऑफ जोग्राफी से एन बरांस्की। इकोनॉमिक जोग्राफी वॉज मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन ड्यूरिंग 1950s एंड 1960। अब क्यूआर क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन के बाद क्या क्या आया है? बिहेवियरलिज्म, मार्क्सिज्म का एक दूसरा नाम है रेडिकलिज्म एंड ह्यूमनिज्म। ये सब क्यूआर के बाद ही आए हैं, क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन के बाद। ठीक है, फॉलो किया इन्होंने क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन को। सिस्टमेटिक अप्रोच का मतलब होता है ऑर्डरली मैनर में पढ़ना, सिस्टमेटिक वाइज पढ़ना किसी भी चीज़ को। ठीक है, रीजनल अप्रोच में रीजन की करेक्टरिस्टिक, रीजनल अप्रोच स्टडीज आर रीजन्स करेक्टरिस्टिक एज अ होल, किसी एक रीजन के बारे में पढ़ना, रीजनल अप्रोच। रीजनल अप्रोच के फॉलोअर विडेल डी ला ब्लास, फ्रांच के, जिन्होंने पेज का कॉन्सेप्ट दिया। किसका कॉन्सेप्ट? पेज। हर्बर्टसन, जिन्होंने क्लाइमेटिक रीजन के बारे में बताया। फैकोट, अनस्टीड, जो कि ब्रिटेन के हैं। विटलसी, जिन्होंने कॉम्पेज टर्म दिया, कॉम्पेज। ठीक है, यूएसए के। तो ये ध्यान रखना, रीजनल अप्रोच से संबंधित है। विडेल डी लबिलास, हर्बर्टसन, फाउकेट एंड अनस्टीड एंड विटलसी। एग्जाम्पल हैं, जैसे अगर रीजनल अप्रोच के एग्जांपल जैसे मिनरल्स पाए जाते हैं ब्राज़ील में, एग्रीकल्चर सिचुएशन इन इंडिया, प्लांटेशन एग्रीकल्चर इन साउथ ईस्ट एशिया, ये सब एग्जांपल है रीजनल अप्रोच के। रीजन में बी अ फिजिकल यूनिट लाइक अ प्लेन, प्लेट्यू, माउंटेन, ये सब क्या है? रीजन है। ठीक है, ये फिजिकल यूनिट है रीजन की। वहीं पॉलिटिकल यूनिट में नेशन, स्टेट, कंट्री, स्टेट, ये पॉलिटिकल यूनिट है। ठीक है, ध्यान रखना है। रिसोर्स किसको कहेंगे? रिसोर्स उसको कहेंगे जिसका मानव उपयोग कर रहा, वही तो रिसोर्स है। जिसका अता पता नहीं है, पड़ी है कोई चीज़, जब तक यूज़ नहीं करेंगे उसको रिसोर्स थोड़ी बोलेंगे। ठीक है, यूटिलिटी इज द मेन क्वालिटी ऑफ अ रिसोर्स। अर्थ पर 1000 एलिमेंट्स है बट रिसोर्स नहीं है, जिनका ह्यूमन यूज़ ही नहीं कर रहा। सीधी सी बात है, ये कोई चीज़ पड़ी है, अगर हमने बताया इसका क्या यूज़ है, ठीक है, तभी तो वो रिसोर्स बनेगी, मानव यूज़ करेगा, अदरवाइज वो तो कोई बेकार पड़ी हुई चीज़ है। ठीक है, जब तक गोल्ड का पता नहीं था कि इसका कोई उपयोग है, ठीक है, तब तक वो पड़ा था तो वो भंगार था, बाद में गोल्ड बना। ठीक है, जिम्मरमैन ने क्या बोला? रिसोर्सेज डज नॉट रेफर टू अ थिंग और सब्सटेंस बट टू अ फंक्शन। जिम्मरमैन ने क्या बोला? रिसोर्स क्या है? कोई वस्तु नहीं है, कोई सब्सटेंस नहीं है, बल्कि क्या है? एक फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन बताया रिसोर्स को किसने? जिम्मरमैन ने। रिसोर्सेज आर नॉट, दे बिकम। रिसोर्सेज होते नहीं हैं, बनाए जाते हैं। ठीक है, दे बिकम। रिसोर्सेज हैव यूटिलिटी, रिसोर्सेज आर डायनेमिक, रिसोर्सेज आर कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट बताए थे ना, मूर्त अमूर्त। कॉन्क्रीट, अगर आपके पास कोई रॉक पड़ा है तो वो कॉन्क्रीट है। ठीक है, रॉक के अलावा कोई भी और मिनरल है, ठीक है, ये सब क्या है? जिनको छू सकते हैं। कॉन्क्रीट। एब्स्ट्रैक्ट हमने बताया था स्किल है, स्किल छू थोड़ी सकते हैं, लेकिन ये भी ह्यूमन रिसोर्स है। ठीक है, रिसोर्स फंक्शनल और ऑपरेशनल हो सकते हैं। रिसोर्सेज आर फंक्शनल और ऑपरेशन।
माउंटेन्स को क्या कहा जाता है? म्यूजियम ऑफ एंटिक्विटीज़, ध्यान रखना, म्यूजियम ऑफ एंटिक्विटीज़ किसको? माउंटेन्स को। पीजीटी वगैरह में फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। ऑप्शन दे देंगे प्लेन, वैली, माउंटेन, प्लेट्यू, तो यहाँ ध्यान रखना माउंटेन है, माउंटेन म्यूजियम ऑफ एंटिक्विटीज़। हंटिंगटन कंसिडर्ड क्लाइमेट एज द सोवरन फैक्टर ऑफ एनवायरनमेंट एंड एज डेवलप्ड अ क्लाइमेट ऑप्टिमम थ्योरी, किसने दी? हंटिंगटन ने, ये ध्यान रखना है, ठीक है। हंटिंगटन के अनुसार प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो बेस्ट अंडर ऑप्टिमम क्लाइमेटिक कंडीशन। अगर भैया क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छी होगी वहीं तो प्लांट और एनिमल ग्रो करेंगे। अब जहाँ पर ना तो पानी है ना ही मिट्टी ठीक है, वहाँ कैसे प्लांट और एनिमल ग्रो कर पाएंगे, ठीक है। सो ह्यूमन प्रोसेस एंड सिविलाइजेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑप्टिमम क्लाइमेटिक कंडीशंस, ठीक है। वहीं ह्यूमन प्रोसेस और सिविलाइजेशन भी क्लाइमेट कंडीशन पर से इन्फ्लुएंस होती हैं, ठीक है। जिम्मरमैन ने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया रिसोर्सेज को। यूबिक्विटस, जो सभी जगह पाई जाती हैं जैसे एयर, ठीक है, और कॉमनलिटीज़, रेयरिटीज़ एंड यूनिक्विटीज़। यूनिक्विटीज़ जो कहाँ सिर्फ एक ही जगह पर पाई जाती है, जैसे क्रायोलाइट है, क्रायोलाइट आपको सिर्फ ग्रीनलैंड में ही देखने को मिलेगा, तो ये यूनिक्विटीज़। रेयरिटीज़ जो बहुत कम मात्रा में, रेयर ही मिले कहीं 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 पर, लेकिन यूनिक्विटीज़ एक ही जगह पाई जाएगी। कॉमनलिटीज़ जो सब जगह कॉमन है, ठीक है, जैसे वाटर हो गया, ठीक है, ये कॉमनलिटीज़ में आ जाएगी। यूबिक्विटीज़ ये एयर है, ठीक है, एयर सभी जगह मिलेगी चाहे आप कहीं भी चले जाओ, ठीक है। रिसोर्सेज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन यूज ऑफ रिसोर्सेज, अनयूज्ड रिसोर्सेज, यूजेबल, पोटेंशियल, लेटेंट, ठीक है, 4 पार्ट में डिवाइड। इतना खास नहीं है, बाकी एक बार ध्यान रख लें, ये इंपॉर्टेंट है। ओवन ने 2 पार्ट में डिवाइड किया रिन्यूएबिलिटी के हिसाब से, इन एग्जॉस्टिबल, एग्जॉस्टिबल, ठीक है। इन एग्जॉस्टिबल जो ख़त्म नहीं, कभी ख़त्म नहीं, हवा कभी ख़त्म हो सकती है, पानी, सोलर एनर्जी कभी ख़त्म नहीं हो सकते। एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, ये ख़त्म हो सकते हैं, ठीक है, एक टाइम के बाद, तो ये एग्जॉस्टिबल है। ओवन ने 2 पार्ट में डिवाइड किया। RF दसमान ने 1976 में नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल, रिसाइकलेबल एंड इनएग्जॉस्टिबल 4 पार्ट में डिवाइड किया। किसने? RF दसमान ने। ध्यान रखना है आपको, किस किस के याद रखने हैं? जिम्मरमैन के यूबिक्विटीज़, कम्युनलिटीज़, रेयरिटीज़ एंड यूनिक्विटीज़। वहीं पर फिर ओवन ने इनएग्जॉस्टिबल, एग्जॉस्टिबल। RF दसमान ने 4 टाइप में, नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल, रिसाइकलेबल एंड इनएग्जॉस्टिबल। कोयले को ब्लैक गोल्ड भी बोला जाता है। कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में आपको पेट्रोलियम भी दे दिया जाएगा, आप वहाँ कंफ्यूज हो जाओगे और गलत कर ले जाओगे, तो छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखना। कोयले को ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं। ऑप्टिमम पॉपुलेशन, ये एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, बार बार पढ़ाते आए हैं। पॉपुलेशन रिसोर्स के बीच रिलेशनशिप बताता है। एकरमैन की ये इक्वेशन है, ध्यान रखना है, ठीक है। फॉर्मूले में क्या याद रखना है? दिस फॉर्मूला कैलकुलेटेड दैट हाउ मच रिसोर्स वुड बी एडिक्वेट और सफिशिएंट फॉर अ पॉपुलेशन ऑफ डेफिनिट लिविंग स्टैंडर्ड, ठीक है। ये बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। और इसमें क्या है कि किसी एक जनसंख्या को लिविंग स्टैंडर्ड जीने के लिए कितना रिसोर्सेज एडिक्वेट है, तो ये फॉर्मूला यही कैलकुलेट करता है। रिसोर्सेज डायनेमिक है, विच आर आइदर एक्सपेंडिंग और डिमिनिशिंग, ठीक है। रिसोर्सेज डायनेमिक है, या तो कम होंगे या कम ज़्यादा होंगे, ठीक है। ज़्यादा का मतलब जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल कर कर आप ऐसे रिसोर्सेज को खोज सकते हो जिनका अता पता नहीं है, ठीक है, या छुपे हुए हैं। मैन इज़ कैपेबल टू एक्सपेंड द स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी के थ्रू, ये जिम्मरमैन ने बोला। एवरी न्यू इन्वेंशन और इनोवेशन ब्रिंग आउट न्यूअर सब्स्टिट्यूट। अब सीधी सी बात है, नई खोज होगी। अब जब तक कॉपर नहीं था, कॉपर हैज़ बीन सब्सटेंशियली रिप्लेस्ड बाय एल्यूमिनियम। पहले तांबे के बर्तन चलते थे, अब एल्यूमिनियम और गिलास फाइबर के आने लगे हैं। हमने बताया ना, ये कोई वस्तु पड़ी है, जब तक इसका लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया, पता नहीं लगा कि ये गोल्ड है, ठीक है, तब तक कीमत का पता नहीं था, तब तक ये
संसाधन रिसोर्स नहीं थी, बाद में लोगों ने इसका यूज़ किया तो ये गोल्ड हो गई। वहीं एल्यूमिनियम की कहानी है, पहले एल्यूमिनियम क्या था, अमीर लोगों का खाना एल्यूमिनियम के बर्तनों में होता था, अब गरीब से गरीब भी एल्यूमिनियम में खा लेता है। ये सब वक्त की बात है, ठीक है, और रिसोर्सिस की खोज की बात है। कॉपर चलता था पहले, ठीक है, अब तांबे के बर्तन बहुत कम यूज़ होते हैं, ठीक है, अच्छे अच्छे घरों में भी देखने को नहीं मिलेंगे। 3 मेन टाइप के रिसोर्स स्केर्सिटी है, फिजिकल स्केर्सिटी, इकोनॉमिक स्केर्सिटी एंड जियोपॉलिटिकल स्केर्सिटी, याद रखना है। 1973 में ऑयल क्राइसिस हुआ था, ये बस ध्यान रखने वाली बात है, इसे रिसोर्स वॉर कहते हैं। रिसोर्स मैनेजमेंट, रिसोर्स का कैसे मैनेजमेंट किया जाए, कैसे कंट्रोल केयरफुल यूज़ कैसे किया जाए, वही रिसोर्स मैनेजमेंट है। रिसोर्स कंजर्वेशन इज द एक्ट ऑफ केयरफुल मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये रिसोर्स कंजर्वेशन की डिफाइन है। रिसोर्स मैनेजमेंट में सर्वे ऑफ नेचुरल रिसोर्स, इवेल्युएशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स एंड कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, ये तीनों किसके अंडर में आते हैं, रिसोर्स मैनेजमेंट के अंडर में आते हैं, ठीक है। नेचुरल रिसोर्स का सर्वे करना, इवेल्युएशन करना, फिर कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन। सॉइल रिसोर्स कंजर्वेशन इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अ पार्ट ऑफ रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है, ये कुछ थियोटिकल पार्ट था, ध्यान रखना है, बट डिफाइन वगैरह। पीटर हैगेट ने रिसोर्स कंजर्वेशन की डिफाइन दिया, रिसोर्स कंजर्वेशन इज द शेड्यूलिंग ऑफ रिसोर्स यूज सो एज टू प्रोवाइड द ग्रेटेस्ट यील्ड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ओवर अ लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड। डिफाइन याद रख लेना है, रिसोर्स कंजर्वेशन की ये डिफाइन पीटर हैगेट ने दी है, ठीक है जी। मिनरल रिसोर्सेज की अगर बात करें तो 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, मेटलिक मिनरल्स एंड नॉन मेटलिक मिनरल्स। मेटलिक में कौन कौन से आते हैं, फेरस मिनरल्स, ठीक है, फेरस एलॉयज एंड नॉन फेरस मेटल्स, ठीक है। वहीं बात करें नॉन मेटलिक मिनरल्स में एनर्जी या पावर रिसोर्सेज, न्यूट्रिएंट मिनरल्स एंड जेमस्टोन्स, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और इसमें प्रीशियस मेटल्स भी आते हैं और इसमें अर्थ मिनरल्स आते हैं। एक एक उदाहरण देख लेते हैं। पहले मेटलिक मिनरल्स में देखें, फेरस मेटल्स में कौन आएगा, आयरन आएगा, आयरन इसका गुड एग्जांपल है। फेरस एलॉयज, ठीक है, मैंगनीज, क्रोमियम, निकेल, कोबाल्ट, ये क्या है, ये फेरस एलॉयज हैं, ठीक है, जो मिलते जुलते हैं किससे, फेरस से, ठीक है, फेरस एलॉयज बोलते हैं उन्हें। नॉन फेरस मिनरल्स एल्यूमिनियम, Cu मीन्स कॉपर, ठीक है, Pb लेड, टिन, जिंक, ये सब नॉन फेरस मिनरल्स है। प्रीशियस मेटल्स में गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम आएगा। वहीं नॉन मेटलिक मिनरल्स में एनर्जी में कोल, पेट्रोलियम, यूरेनियम, थोरियम, ये सब आएंगे। न्यूट्रिएंट मिनरल्स में फॉस्फेट, नाइट्रेट, पोटाश, ये सब आएंगे। जेमस्टोन में डायमंड, रूबी, ठीक है। अर्थ मिनरल्स में सल्फर, साल्ट, जिप्सम, ये आएंगे, ठीक है, इसको आप याद कर लेना है, मेटलिक मिनरल्स और नॉन मेटलिक मिनरल्स को। वहीं आयरन ओर की बात करें, हमने 4 इसके टाइप बताए थे, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडराइट। अब देखिए, मैग्नेटाइट में 72.4% आयरन पाया जाता है, वहीं हेमेटाइट में 70% आयरन पाया जाता है, लिमोनाइट में 60% आयरन पाया जाता है एंड सिडराइट में 48% आयरन पाया जाता है, ठीक है। और लिमोनाइट को ब्राउन ओर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्राउन ओर, ठीक है। इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना है, ठीक है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर में हमने कौन बताया था, चाइना, कौन बताया था, चाइना। अगर पूछें सबसे ज़्यादा रिजर्व आयरन ओर के कहाँ हैं, भूले तो नहीं हो, तो सबसे ज़्यादा रिजर्व है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है, ये 2-3 फैक्ट याद रखना। साउथ अफ्रीका, मोरिटानिया, मैक्सिको, यहाँ पर 1% से भी कम रिजर्व देखने को मिलते हैं। आर द कंट्रीज हैविंग लेस देन 1% रिजर्व ऑफ द टोटल वर्ल्ड रिजर्व ऑफ द आयरन ओर। कौन कौन सी कंट्री, साउथ अफ्रीका, मैरिटोनिया एंड मैक्सिको। आगे बढ़ते हैं, इम्पोर्टेंट मेजर आयरन ओर रीजन्स। अब देखिए, ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है,
ठीक है, यहाँ से सवाल बनते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। मंचूरिया चाइना में है। सेंटुंग पेनिनसुला ये आपने नहीं सुना, मंचूरिया एक बार को कर लोगे। सेंटुंग पेनिनसुला चाइना में है। सांसी रीजन चाइना में है। माउंट गोल्डवर्दी, माउंट वेलबैक, माउंट याम्बी साउंड, माउंट ब्रांके, माउंट टॉम प्राइव ब्रूकमैन, ये सब ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, ध्यान रखना है। चाइना के याद रखना सांसी, सेंटुंग, मंचूरिया, और ऑस्ट्रेलिया के याद रखना है माउंट गोल्डवर्थी, माउंट वेलबैक, माउंट याम्बी साउंड, माउंट ब्राइंस, माउंट टॉम प्राइव ब्रूकमैन, ये ऑस्ट्रेलिया। मिनास गेरास एंड माउंट इटावीरा ये कहाँ है? ब्राज़ील में। मिनास गेरास एंड माउंट इटावीरा कहाँ? ब्राज़ील। यूराल रीजन, कुर्क्स रीजन, ठीक है, यूराल, कुर्क्स, ये सब रशिया में। ओरेल, वेरोनेथ, मुरमांस्क एंड कोवडेर माइंस ये सब कहाँ है? रशिया में है, ये भी ध्यान रखनी है। ठीक है, रीजन भी याद रखने, माइंस भी याद रखनी है। क्रिवोयुग, लिपेटिस्क, कर्च पेनिनसुला ये यूक्रेन में है, इम्पोर्टेंट है कर्च पेनिनसुला यूक्रेन। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। मेसाबी, वर्मिलियन, क्यूना, गोगिबिक एंड मिनोमिनी ये यूएसए में है, ये इम्पोर्टेंट है, मेसाबी से पूछा गया सवाल है। ठीक है, सीग ये जर्मनी, अटासू कुष्टंगा, ये सॉरी कुष्टंगा नहीं है, ये कुष्टानिया है, कुष्टानिया। ठीक है, KUSTANAY कुष्टानिया। ठीक है, ये कहाँ है? कजाकिस्तान में है। अनारक बेसिन ये ईरान में है। ठीक है, एक फैक्ट याद रखना, ऑस्ट्रेलिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कंट्री फॉर आयरन ओर, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। सबसे ज़्यादा रिजर्व भी ऑस्ट्रेलिया में है, सबसे ज़्यादा आयरन ओर के रिजर्व ऑस्ट्रेलिया, एंड दुनिया का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कंट्री है आयरन ओर के मामले में ऑस्ट्रेलिया। और प्रोड्यूसर कौन है? सबसे ज़्यादा आयरन ओर कहाँ होता है? प्रोड्यूसर चाइना में। ठीक है, प्रोड्यूसर चाइना है, प्रोड्यूस करने वाला, एंड रिजर्व सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में है। अब आयरन ओर के बाद मैंगनीज देखते हैं। मैंगनीज में उत्सी माइंस साउथ अफ्रीका में है। ठीक है, लियोनारा माइन ऑस्ट्रेलिया में है। वुडी ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रूकम ब्राज़ील में है। निकोपोल यूक्रेन में है, ध्यान रखना है। मैंगनीज वाले प्रदेश सारे याद रखने हैं। ठीक है, मैंगनीज वाले सारे। कॉपर प्रोड्यूसिंग एरिया चुक्सीमाटा ये कहाँ है? चिले में। चिले में सबसे ज़्यादा क्या है? कॉपर पाया जाता है। चुक्सीमाटा, अटाकामा डेजर्ट, ठीक है, अटाकामा डेजर्ट याद रखना है, चुक्सीमाटा। अल टेनियंटे ये चिले में है, एंडीज माउंटेन पर। ठीक है, एंडीज माउंटेन, एल टीनियटे। ठीक, कैरो डी पास्को, मोरोकोका, कैसाप्लाका, टोक्यूपाला ये सब पेरू में है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो कॉपर पाया जाता है चिले में, ये ध्यान रखना है, चिले फैक्ट याद रखना। फिर चिले के बाद सेकंड पर पेरू। ठीक है, चिले, पेरू ये कॉपर के मामले में टॉप 2 कंट्रीज हैं। मोरेंकी, मोन्टाना, ऊटाहा ये कहाँ है? यूएसए में। एक फैक्ट याद रखना, जो उत्सी माइन बताया था हमने मैंगनीज में साउथ अफ्रीका में, ऊटाहा ये यूएसए में, दोनों ध्यान रखना है। नोरिल्क्स रीजन एंड येनिसे रीजन रिवर ये रूस में है। एंड मैनिटोबा, सिवान ये कनाडा में है। ठीक है, ये आपको रीजन सारे याद रखने हैं। बॉक्साइट के मामले में वियपा ऑन केप यॉर्क पेनिनसुला ऑस्ट्रेलिया में है। कोला पेनिनसुला रशिया में है। इरकुट्स वैली ये भी रशिया में। इरकुट्स वैली, कोला पेनिनसुला ये रशिया में। गिनी एंड ऑस्ट्रेलिया आर लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द वर्ल्ड। बॉक्साइट के मामले में गिनिया और ऑस्ट्रेलिया क्या है? लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं दुनिया में। ठीक है, ध्यान रखना है। अब देखते हैं टिन। टिन के मामले में बंगका, बिलिटोन, सिंग कैप ये रीजन इंडोनेशिया में। टेनवोटा, भावची, काराथुरी ये म्यांमार में है। रेनिसन वेल एंड रोसेंडन ये ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, टिन के मामले में ध्यान रखना एरिया। क्रोमियम में
क्रोमटाऊ कजाकिस्तान, गुलेमान एंड फैदिये एरिया तुर्की, एंड सेलुकवे एंड किल्डोनान जिम्बाब्वे। ठीक है, साउथ अफ्रीका इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ क्रोमियम, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट फैक्ट है। निकिल लूजोन आइलैंड एंड मिंडानाओ आइलैंड, ये फिलीपींस में है। ठीक है, लूजोन आइलैंड और मिंडानाओ आइलैंड कहाँ, फिलीपींस में। सडबरी ये कनाडा में है। सुलावेसी आइलैंड इंडोनेशिया, सुलावेसी आइलैंड कहाँ, इंडोनेशिया। ठीक है, ध्यान रखना है। टंगिस्टन, चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टंगिस्टन, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट फैक्ट। लार्जेस्ट इंपोर्टर यूएसए है। गोल्ड में टॉप 3 कंट्री चाइना, ऑस्ट्रेलिया, रशिया है। ठीक है, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, रशिया। माइंस की अगर बात करें तो वो साउथ अफ्रीका में देखने को मिलती है गोल्ड माइन। विटवाटर स्ट्रैंड एंड ओडेन डेल स्ट्रस्ट, ये साउथ अफ्रीका में दोनों। ठीक है, कोयले के मामले में 4 तरह के कोयला बताया था, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एंड पीट। ठीक है, पीट एक तरह से कोयला की इनिशियल फेज होती है, ये ध्यान रखना है, लेकिन कोयले के टाइप्स में से मान लेते हैं। एंथ्रेसाइट में 95% कार्बन होता है, गुड क्वालिटी का कोयला होता है, गुड क्वालिटी। ठीक है, गुड क्वालिटी कोल होता है। ठीक, बिटुमिनस 50 से 80% कार्बन एंड लिग्नाइट में 40% कार्बन पाया जाता है। कैसनोक और न्यू कैसल ऑस्ट्रेलिया में ये कोयले की खान है। ट्रांसफर और नेटल ये साउथ अफ्रीका में। सैक्सोनी रीजन जर्मनी, ये कोयले यहाँ पर इन 3 एरिया में देखने को मिलता है। पेट्रोलियम के मामले में पेट्रोलियम क्रूड ऑयल कार्बन और हाइड्रोजन होता है। कार्बन 80 से 85%, हाइड्रोजन नियरली 15%। ठीक है, अल घावर लार्जेस्ट ऑयल फील्ड है दुनिया का, ध्यान रखना, सऊदी अरेबिया में। अल घावर, धारान, दमन, अबक्वैक एंड कातिफ, ये सारी सऊदी अरेबिया में है। लार्जेस्ट ऑयल फील्ड अल घावर है। हलूल आइलैंड ऑयल फील्ड ये कतर में है। ग्रोजनी रीजन, पेचोरा रीजन रशिया में है। माराकाइबो, ओरिनिको, अपूरे बेसिन वेनेजुएला में है। वेनेजुएला ओपेक का भी मेंबर है। ठीक है, ध्यान रखना, ओपेक का मेंबर वेनेजुएला, टॉप जो 5 कंट्री थी उनमें वेनेजुएला भी है, और ओपेक का गठन 1960 में हुआ। ठीक है, ये ध्यान रखना। कुछ और फैक्ट, यूरेनियम, पिच ब्लेंड और कोर्नोटाइट ये ग्रुप हैं यूरेनियम के। जादूगोड़ा माइंस इंपॉर्टेंट है, जादूगोड़ा माइंस झारखंड में, ये मेजर प्रोड्यूसर हैं यूरेनियम के। ठीक है, ध्यान रखना है। द रेन फॉरेस्ट इज कॉल्ड, रेन फॉरेस्ट को क्या है, सेल्वा भी बोलते हैं, इंपॉर्टेंट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को क्या बोलते हैं, सवाना ग्रासलैंड और सुडान टाइप भी बोलते हैं। सवाना ग्रासलैंड, सुडान टाइप, जो सवाना क्लाइमेट है उसे सुडान टाइप क्लाइमेट भी बोलते हैं एक तरह से, ध्यान रखना है दोनों को। शॉर्ट और सॉफ्ट ग्रासेस जैसे बफेलो, ग्रामा, मैस्कीटे, ये हमने बताई थी ना, प्रेरीज रीजन जो यूएसए का, उन यूएसए की घास है, बफेलो, ग्रामा, ठीक है, और मैस्कीटे। सोनोरन डेजर्ट ये मैक्सिको और यूएसए में सोनोरन डेजर्ट। सॉइल 3 तरह की होती है, जोनल सॉइल, इंट्राजोनल और एजोनल सॉइल बताई थी। एजोनल ऊपर की परत होती है, फिर बीच में कौन सी होती है, एजोनल के बाद इंट्राजोनल, फिर जोनल। अब देखिए, पहले ऊपर से देखें, एजोनल सॉइल, उदाहरण एलुवियल, मोरेन, लोइस, ये सब एजोनल सॉइल हैं। वहीं इंट्राजोनल में टेरा रोसा, रेंडजीना, रेगूर सॉइल, ठीक है, रेगूर सॉइल के और नाम है, ब्लैक सॉइल, चेरनोजम, ठीक है, ये सब है। अब जोनल सॉइल में फेल्सेफर और पेडोकल। फेल्सेफर में एल्यूमिनियम और आयरन, देखिए Al और Fe, इसमें एल्यूमिनियम और आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। पेडोकल में क्या, इसमें किसकी मात्रा ज़्यादा होती है, कैल्शियम की, कैल लग रहा है ना, ठीक है, पेडोकल। उदाहरण चेरनोजम इसमें आएगी, सॉरी, चेस्टनट एंड सेरोजेम्स, डेजर्ट सॉइल, ये सब जोनल में आएंगे। डेजर्ट सॉइल, चेरनोजम, ये इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। अब ध्यान देने वाली बात है,
डेजर्ट सोइल जोनल में है और लोएस एजोनल में, दोनों में अंतर स्पष्ट करना। देखो पेन चेंज करके बताते हैं। जो ये डेजर्ट सोइल है, अब ये क्या है, जोनल है, और लोएस रेत उड़कर ऊपर की तरफ आता है फिर दूसरी तरफ उड़ जाता है, इसलिए ये लोएस एजोनल में आ रहा है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ध्यान रखना। ठीक जी, चलो आगे बढ़ते हैं। तीनों सॉइल पता लगी, जोनल, इंट्राजोनल, एजोनल। पोडजोल एक रशियन वर्ड है, इसका मीनिंग ऐश होता है, ASH, राख। टेम्परेट क्लाइमेट में पोडजोल सॉइल देखने को मिलती है। चेरनोजम सॉइल टेम्परेट क्लाइमेट में मिलती है। जोनल सॉइल बताए लार्जली इन्फ्लुएंस बाय क्लाइमेट एंड वेजिटेशन, नीचे की तरफ होती है जोनल सॉइल। इंट्राजोनल बीच में, अफेक्टेड बाय पेरेंट मटेरियल देन द क्लाइमेट एंड वेजिटेशन, और एजोनल ऊपर की तरफ, मेड अप ऑफ न्यू सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस विद मटेरियल डिपॉजिट बाय रिवर, विंड, ग्लेशियर, सी वेव्स। ठीक है, ये एजोनल है। माउंटेन सॉइल, स्क्री सॉइल। ठीक है, माउंटेन सॉइल को स्क्री सॉइल भी बोलते हैं। जू प्लांक्टन कैन एग्जिट एट ग्रेटर डेप्थ। ठीक है, जू प्लांक्टन जो समुद्र होते हैं उसमें भी ग्रेटर डेप्थ पर पाए जाते हैं। मेजर फिशिंग प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं चाइना, इंडोनेशिया, USA, इंडिया, वियतनाम। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी दुनिया में, ठीक है, इंसानों की, ये ह्यूमन पॉपुलेशन डेंसिटी की बात हो रही है, मोनाको, सिंगापुर, हांगकांग। ठीक है, ये ध्यान रखना है। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी में मोनाको, सिंगापुर, हांगकांग, और आ जाएगा आपका बांग्लादेश भी आता है। ठीक है, बांग्लादेश, ये भी ध्यान रखना है। अकॉर्डिंग टू एलन चर्चिल सैंपल, अब देखिए डिफाइन दी है, ये एक बार आप देख लेना, रसल की सिविलाइजेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ मॉडरेट क्लाइमेट। ठीक है, ये दोनों डिफाइन आप पढ़ लीजिए पॉज कर कर। गैलीवरे सिटी स्वीडन में है। एग्रीकल्चर डेंसिटी इंट्रोड्यूस की GT ट्रीवार्था ने, ये हम बता चुके हैं आपको। ठीक है, डेंसिटी कहाँ, पॉपुलेशन में। USA फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ लो पॉपुलेशन डेंसिटी में आता है USA। जापान के आइलैंड नॉर्थ से साउथ बहुत बार पूछे गए हैं, नॉर्थ से साउथ, तो होकाइडो सबसे ऊपर है, होकाइडो। ठीक है, होन्शु सबसे बड़ा है, होन्शु, फिर यहाँ पर शिकुकु है, फिर क्यूशु है। ठीक है, होकाइडो, होन्शु, शिकुकु, क्यूशु। ठीक है, ध्यान रखना है। हिरोशिमा अगर पूछा जाए, देखिए हिरोशिमा और नागासाकी पूछ लिया जाता है। हिरोशिमा किस आइलैंड पर है और नागासाकी किस आइलैंड पर है। हिरोशिमा तो है किस पर, होन्शु पर। हिरोशिमा होन्शु पर, बड़े वाले पर, और क्यूशु पर नागासाकी है। ठीक है, ध्यान रखना, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु। टॉप 3 कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया पॉपुलेशन वाइज, टॉप पर इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, ये टॉप 3 कंट्रीज हैं। ठीक है, जनसंख्या के मामले में। टॉप 5 कंट्रीज यूरोप की जनसंख्या के मामले में, टॉप पर जर्मनी, UK, फ्रांस, इटली, स्पेन। वहीं देखें अफ्रीका की, नाइजीरिया, इथोपिया, इजिप्ट, नाइजीरिया, इथोपिया, इजिप्ट, टॉप 3। नॉर्थ अमेरिका में टॉप 3 हैं USA, मैक्सिको, कनाडा। अब देखिए नोट करने वाली बात है, कनाडा से ज़्यादा पॉपुलेशन मैक्सिको में है। एरिया में बेशक कनाडा बड़ा हो, पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है कनाडा एरिया वाइज रशिया के बाद, लेकिन पॉपुलेशन के मामले में मैक्सिको से भी पिछड़ा हुआ है। टॉप 3 कंट्रीज साउथ अमेरिका में, ब्राज़ील, कोलंबिया, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना हालांकि एरिया में बड़ा है, लेकिन यहाँ कोलंबिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है। टॉप 3 कंट्रीज ऑफ ओशिनिया। अब ओशिनिया सुनते ही आपकी नज़र में बस 2 देश आते हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, लेकिन पॉपुलेशन के मामले में और भी देश हैं यहाँ पर। ऑस्ट्रेलिया टॉप पर है, सेकंड पर पपुआ न्यू गिनी है, न्यूजीलैंड से ज़्यादा पॉपुलेशन है, ध्यान रखना है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, ठीक है, थॉमसन नोटस्टीन के द्वारा दी गई। 3 स्टेज बताई इन्होंने। 4th स्टेज ऐड की कार्ल साक्स और GT ट्रीवार्था ने। वहीं 5वीं स्टेज CP ब्लैकर और पीटर कोक्स ने यहाँ पर ऐड की। ठीक है, ये ध्यान रखना है। AJ हर्बर्टसन ने 1905 में डिवाइड किया 15 मेजर नेचुरल रीजन ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन।
ठीक है। एजे हर्बर्टसन ब्रिटिश जोग्राफर, इन्होंने दुनिया को डिवाइड किया 15 नेचुरल रीजन्स में। किसके बेसिस पर? नेचुरल वेजिटेशन के बेसिस पर, ठीक है। 15 नेचुरल रीजन्स में। इम्पोर्टेंट है किसने? हर्बर्टसन ने। मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, लोकल नेम श्रब्स के यहाँ देख लेने एक बार, आया हुआ क्वेश्चन है। मकाइस या गैरिग, ये सदर्न यूरोप। चैपरेल से आरपीएससी में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, आरपीएससी में पूछा है, यूजीसी नेट अदर एग्जाम में भी पूछा है। चैपरेल कैलिफोर्निया यूएसए में, ठीक है। एंड फिम्बोस और फिम्बोस ये साउथ अफ्रीका। एंड मल्ले स्क्रब ऑस्ट्रेलिया, इंपॉर्टेंट है, मल्ले स्क्रब ये ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। मकीज और गैरिग सदर्न यूरोप। चैपरेल कैलिफोर्निया। फिम्बोस और फिम्बोस ये साउथ अफ्रीका। मल्ले स्क्रब ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए मरकरी इटली में ज़्यादा पाई जाती है और नाइट्रेट चिले में, ये ध्यान रखना है, कुछ फैक्ट्स हैं, ठीक है। मरकरी इटली में और नाइट्रेट चिले में। सवाना रीजन को सूडान टाइप रीजन भी बोलते हैं। टेम्परेट डेजर्ट रीजन, इसको ईरान टाइप रीजन भी बोलते हैं, या मेरिनो शिप अंगोरा गोट फेमस है। नदर्न पार्ट ऑफ पैटागोनिया प्लेटियो, पैटागोनिया प्लेटियो कहाँ है भैया? साउथ अमेरिका में है। कौन? पैटागोनिया प्लेटियो या पैटागोनिया डेजर्ट। हैज़ लो विसिस वाइल द सदर्न पार्ट हैज़ ट्रीलेस मूरलैंड, ठीक है। पैटागोनिया के अगर नॉर्थ पार्ट में देखें तो छोटी छोटी झाड़ियाँ हैं और सदर्न पार्ट में ट्रीलेस मूरलैंड है। पैटागोनिया हमने बताया कहाँ है? सदर्न अमेरिका में, चिले और अर्जेंटीना कंट्रीज में। कनात इरिगेशन सिस्टम, ये ईरान में फेमस है। बफेलो ग्रामा मैस्किटे, ये शॉर्ट ग्रास है यूएसए की। चैपरेल्स बताया था ना, चैपरेल कैलिफोर्निया में है, ठीक है। ये छोटी छोटी घास के नाम याद रखना है, ठीक। एल्बर्टा प्रोविंस कनाडा में है, पेट्रोलियम के लिए फेमस है। टुकुमन और मेंडोजा ये फेमस सिटी हैं अर्जेंटीना की। डोनेज्ड बेसिन कोयल के लिए फेमस है, यूक्रेन में है, ठीक है, ध्यान रखना है, ये सब फैक्ट्स हैं। वेस्ट यूरोपियन टाइप रीजन, मैरीन वेस्ट कोस्टल रीजन, ठीक है, इसका दूसरा नाम है। कोल्ड विंड, सॉरी गोल्ड नहीं, कोल्ड विंड से। ब्लिजार्ड नॉर्थ अमेरिका में चलती है। बुरांस रसिया में, ठीक है। बोरा ये भी कोल्ड विंड है, यूरोप में चलती है, ध्यान रखना है, ठीक है। विंड पर हमने एक अलग क्लास बनाया हुआ है फैक्ट के साथ, सारी 5-6 मिनट की वीडियो देख सकते हैं आप। मुरोरन रीजन स्क्री प्लेन, ये होकाइडो आइलैंड पर है, जापान में। यूकोन वैली ये अलास्का में है, गोल्ड के लिए फेमस है। किरूना आयरन और रिजर्व स्वीडन में है। लीना वैली यानीसे वैली साइबेरिया में है। कनाडा लीडिंग प्रोड्यूसर है वुड पल्प का और पेपर प्रोडक्शन का दुनिया में, ठीक है। कनाडा देश का नाम याद रखना, कनाडा। कनाडा किसके लिए? वुड पल्प और पेपर प्रोडक्शन के लिए। नोमैडिक लैप्स, लैप्स आर कहाँ पाए जाते हैं? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ठीक है। ये बोट का इस्तेमाल करते हैं, उस बोट को कयाक बोला जाता है। टुंड्रा रीजन में कौन कौन सी ट्राइब पाई जाती है? लैप्स, एल्यूट्स, टुंगूस, चुकची, याकूट्स, सैमोयेड्स, ये सारी याद रखना है, ठीक है। ये हमने जब ह्यूमन ज्योग्राफी कराया था, सोशल कल्चरल ज्योग्राफी, तब आपको ये सारी रेसिस ट्राइब्स बताई थी। ब्लैक चरनोजम सोइल इन रशिया, ये सुटेबल है वीट के लिए, ठीक है। जो चरनोजम सोइल है रशिया में, वो वीट के लिए सुटेबल है। एक्विटेन बेसिन और लोएरे वैली, ये यहाँ पर वीट पैदा होता है, कहाँ पर है? फ्रांस में है, ठीक है, दोनों लोरे वैली और एक्विटेन बेसिन। अमन ओस बोरो, ये वेस्ट बंगाल में चावल की खेती है। अमन ओस बोरो चावल की खेती के नाम है। सेलिबस और मडूरे आइलैंड्स इंडोनेशिया में, सेलिबस और मडूरे आइलैंड इंडोनेशिया राइस प्रोडक्शन के लिए फेमस है। सेलवेन वैली, सितांग रिवर, चिंदविन वैली, ये म्यांमार में, ये भी राइस प्रोडक्शन के लिए फेमस है। चाओ फ्राया प्लेन, ये थाईलैंड में है। लुजोन आइलैंड फिलीपींस में है। थाईलैंड दुनिया में लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है चावल का, सॉरी चावल का, चाय का नहीं, चावल। सेकंड वियतनाम है, ठीक है।
मीनास गिरास, साओ पाउलो, रियो ग्रांडे डी सुल, ये ब्राज़ील में है तीनों प्रदेश। यूएसए लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है मक्का का, ये हमने बताया था। सेकंड अर्जेंटीना। चाय की खेती के लिए सीढ़ीदार खेत बनाए जाते हैं जिससे पानी रुके ना, तना खराब ना हो, वरना पानी रुका तो तना टूट जाएगा। ठीक है, अगर ढलान रहेगा, सीढ़ी नुमा खेत रहेंगे ऐसे, ठीक है, टेरेस बन कर, तो यहाँ पानी रुकेगा नहीं, नीचे चला जाएगा, तो इससे तना नहीं टूटेगा। टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए। बारिश नियरली 200 सेंटीमीटर रेनफॉल, एंड टी की जो सॉइल है वो एसिडिक होनी चाहिए। केनिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है टी का। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। टी लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? चाइना में, सेकंड नंबर पर इंडिया में, और थर्ड पर केनिया में। लेकिन केनिया क्या है? एक्सपोर्टर है, क्योंकि चाइना और इंडिया में तो खुद ही इतनी चाय पी जाते हैं। ठीक है, तो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर केनिया है। कॉफ़ी पहली बार इंट्रोड्यूस हुई कप्फा डिस्ट्रिक्ट है इथोपिया में, वहाँ पर। कॉफ़ी की 3 वैरायटी बताई थी, कॉफ़ी अराबिका, कॉफ़ी रोबस्टा, कॉफ़ी लाइबेरिका। अराबिका इथोपिया में, रोबस्टा कोंगो बेसिन, एंड लाइबेरिका लाइबेरिया में। ट्रॉपिकल क्रॉप है किसकी? कॉफ़ी की। टी टेम्परेट क्रॉप है, दोनों में इम्पोर्टेंट है। चाय टेम्परेट क्रॉप है और कॉफ़ी ट्रॉपिकल क्रॉप है, ये ध्यान देने वाली बात है। छोटी छोटी चीज़ क्वेश्चन गड़बड़ा जाती है, इसलिए ध्यान रखना। कर्नाटका 60% ऑफ इंडिया टोटल आउटपुट, जो 60% कॉफ़ी भारत की 60% कॉफ़ी कर्नाटका में होती है। टोबैको ट्रॉपिकल क्रॉप है। रैटून क्रॉपिंग ये गन्ने की होती है, जैसे गन्ना है ना, इसकी बड बोई जाती है, काट काट कर गन्ने की बड से खेती की जाती है, उसे रैटून क्रॉपिंग बोलते हैं। शुगर केन पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया। शुगर केन वॉज इंट्रोड्यूस बाय कोलंबस टू वेस्ट इंडीज, कब? 1493 में। यूएसए लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है कॉटन का, लेकिन कॉटन की पैदावार भारत में ज़्यादा होती है। जूट ट्रॉपिकल क्रॉप है। जूट प्रोड्यूसिंग एरिया बांग्लादेश में, नारायणगंज, सरायगंज, नदना प्लेन, देवराहा एरिया। बस ये याद रखना, जूट बांग्लादेश में ठीक ठाक मात्रा में होती है। सिल्क फार्मिंग सेरिकल्चर बोलते हैं। सिल्क वॉर्म और मोथ को बोम्बिक्स मोरी बोलते हैं। वॉन थुनन एग्रीकल्चर लोकेशन थ्योरी 1826 में दी। मॉडिफिकेशन ओलाफ जॉनसन ने 1925 में किया। वॉन थुनन ने 6 जोन बताए, जो कि हम बताए थे आपको पहले ही। ठीक है, और बाकी अलग से थ्योरी अभी बता देंगे। ठीक है, मॉडिफिकेशन में और योगदान बेकर का, पीटर गोल्ड, हैगर स्ट्रैंड, रॉबर्ट सिंक्लेयर का भी रहा है। ठीक है, वॉन थुनन पर्शियन जोग्राफर हैं। ओलाफ जॉनसन की थ्योरी, इन्होंने वॉन थुनन की थ्योरी जो 6 जोन में थी, उसमें एक जोन ऐड किया उन्होंने, बैरनलैंड जोन को ऐड कर दिया ओलाफ जॉनसन ने। द लॉ ऑफ इकोनॉमिक ऑप्टिमम एंड लिमिटेशन, ये बताया था मकार्थी और लिंडबर्ग इससे रिलेटेड है। द लॉ ऑफ इकोनॉमिक ऑप्टिमम एंड लिमिटेशन से बुक है इनकी, आ प्रीफेस टू इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ठीक है, 1966 में, ये भी ध्यान रखना है। इनकी जो थ्योरी थी बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ रिकार्डो, जो रिकार्डो का कॉन्सेप्ट है लैंड रेंट या इकोनॉमिक रेंट का, उस पर डिपेंड है। ठीक है जी, तो यहाँ पर जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी का रिसोर्सेज वाला पार्ट है, रिसोर्सेज और इंडस्ट्री वाला पार्ट, वो हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम एग्रीकल्चर ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।